नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए जीपीबी 321 की महत्वपूर्ण क्लास, जिस क्लास में अपन संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे, टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। इसके बाद में ओल्ड पेपर सोल्यूशन भी इसी क्लास में करेंगे। और अपने को पढ़ना क्या है, क्रॉप इंप्रूवमेंट पढ़नी है। कौन सी क्रॉप्स में? रबी क्रॉप्स में पढ़नी है दोस्तों। कौन सी क्रॉप्स में पढ़नी है? रबी क्रॉप्स में पढ़नी है। और इसमें अपन किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? सबसे पहले अपने जो टॉपिक है सिलेबस है, सिलेबस में दोस्तों सिलेबस को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले तो कुछ टॉपिक है, 12 टॉपिक है, उनमें अपने को क्या करना है, क्रॉप इंप्रूवमेंट से रिलेटेड पढ़ना है। फिर 13 से 16 तक क्या पढ़ना है, अलग टॉपिक है, इन्हीं से रिलेटेड उनको पढ़ना है। तो दोस्तों जो अपने 12 टॉपिक है उनमें क्रॉप्स दे रखी है। उन क्रॉप्स में से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं और उनमें पढ़ने का मैटर ज्यादा है। तो दोस्तों मैंने उनको उन टॉपिकों को चार्ट बनाकर और कॉमन पॉइंट बनाकर सॉल्व किया है, और जो बाकी के टॉपिक हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। और फिर इसके बाद में बात करेंगे कि जो ओल्ड पेपर में क्वेश्चन आ रखे हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले है कॉमन पॉइंट। अपने को क्या देखना है, कॉमन पॉइंट देखने हैं कि मतलब सभी जो क्रॉप्स हैं उनमें कॉमन पॉइंट क्या हो सकते हैं। और इसके बाद में चार्ट की बात करेंगे। इसके बाद में सिलेबस, जो सिलेबस में टॉपिक बच रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे ओल्ड पेपर्स की। किसकी चर्चा करेंगे दोस्तों? ओल्ड पेपर्स की चर्चा करेंगे। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। क्लास को क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8690596638। दोस्तों अपने को सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ना है अपने को जो कॉमन पॉइंट्स है उनकी चर्चा करेंगे। कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो अपन क्रॉप्स का चार्ट बना लेते हैं। चार्ट बनाकर याद करने से दोस्तों, कंपेयर करके याद अपन आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, जो क्रॉप्स का चार्ट है उसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद में ब्रीडिंग मेथड की, मतलब जो क्रॉप इंप्रूवमेंट करते हैं वो कौन से ब्रीडिंग का मेथड यूज में ले, पादप प्रजनन की विधि का काम ले, जिससे क्या हो, क्रॉप में सुधार हो सके। ये ब्रीडिंग के मेथड वगैरह पहले भी आप पढ़ चुके होंगे, पर एक बार और अपन चर्चा कर लेंगे इन सभी की। इसके बाद में है प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब ऑब्जेक्टिव्स, मतलब किस उद्देश्य से फसल में सुधार करते हैं, फसल में ऐसी क्या कमी है जिसका अपने को क्या करना है दोस्तों, सुधार करना है। देखिए दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई क्रॉप होती है, अब जैसे मान लो गेहूं की क्रॉप है, वो रस्ट रोग के क्या है, रस्ट रोग लगते ही वो क्या क्रॉप नष्ट हो जाती है। तो उस क्रॉप को उस रोग के प्रति क्या बना लेना, रेसिस्टेंट बना लेना और एक नई किस्म तैयार कर लेना। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रॉप इंप्रूवमेंट। सूखे के सहनशील बना लिया, मतलब अलग अलग प्रकार की जो आज क्रॉप्स क्या नहीं है, वातावरण में सेटिस्फाई नहीं है, उनकी वजह से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है तापमान में चेंजेस के कारण वगैरह, वातावरण में चेंजेस के कारण। तो उनके प्रति क्या बना रहे हैं, रेसिस्टेंट बना रहे हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में अपन बात करेंगे फ्लोरल बायोलॉजी की। फिर इसके बाद में बात करेंगे कि जो ब्रीडिंग के मेथड है उनके द्वारा कौन कौन सी किस्में, कौन कौन से मेथड से तैयार की गई है। देखिए दोस्तों अब चलते हैं, सबसे पहले अपने को क्रॉप्स में पूछता क्या है। सबसे पहले ये जानिए कि क्रॉप्स में अपने को सिलेबस में क्या क्या चीज दे रखा है। पहले दे रखा है कि फैमिली के बारे में क्या बताइए, गुणसूत्र बताइए, ओरिजिन पैलेस बताइए। तो अपने को रूल्स में क्या याद करना है, अपने को याद क्या करना है, उनमें पोलिनेशन कौन सा पाया जाता है। पोलिनेशन अपने ब्रीडिंग मेथड में थोड़ा काम में आएगा। इसके बाद में है फ्लोरल बायोलॉजी में भी अपन ये पोलिनेशन का मेथड लिख सकते हैं। इसके बाद में बॉटनिकल नेम अपने को सभी क्रॉप्स का याद करना है, कुली याद करना है, गुणसूत्र याद करना है और ओरिजिन पैलेस याद करना है सभी क्रॉप्स का। देखिए दोस्तों पहली क्रॉप है, अब इसमें अपने सिलेबस में क्या क्या चीज दे रखी है, गुणसूत्र संख्या दे रखी है, ओरिजिन पैलेस दे रखा है, फ्लोरल बायोलॉजी क्या है, फ्लोरल बायोलॉजी दे रखा है, और उसके उद्देश्य दे रखे हैं, पादप प्रजनन के उद्देश्य की, किस उद्देश्य से उस फसल में इंप्रूवमेंट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, और फिर ब्रीडिंग के मेथड की किस किस मेथड से सुधार किया गया है क्रॉप्स में। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले है गेहूं। गेहूं का अपन क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे। गेहूं में कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन। और इसका बॉटनिकल नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। कौन से कुल से बिलोंग करता है, ग्रेमिनिया पोएसी से। इसका दूसरा नाम क्या है, घासकुल भी है। इसके बाद में है गुणसूत्र। गुणसूत्र इसमें 42 पाए जाते हैं और इसका ओरिजिन पैलेस क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया। इसके बाद में है दोस्तों जई। जई का क्या है, एविना सेटाइवा। बॉटनिकल नेम है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, ग्रेमिनी कुल से बिलोंग करता है। कौन से कुल से, ग्रेमिनी कुल से। ग्रेमिनी कुल में सभी में क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, और इनमें किनके द्वारा होता है, पोलिनेशन हवा के द्वारा होता है। 42 क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और एशिया माइनर इसका क्या है, उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद में है दोस्तों जो बार्ले। बार्ले में कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। बॉटनिकल नेम क्या है, हॉडियम वल्गेर। क्या है दोस्तों, हॉडियम वल्गेर। कौन से कुल से बिलोंग करता है, ग्रेमिनी कुल से बिलोंग करता है। गुणसूत्र संख्या कितनी है, 14। इसके बाद में है इसका ओरिजिन पैलेस है इथोपिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। इसके बाद में है मसूर, लेंटिल। लेंटिल में कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन, लेंस एस्कुलेंटम। क्या है, लेंस एस्कुलेंटम। इसके बाद में है कौन से कुल से बिलोंग करता है, लेग्युमिनेशिया फेबेसी से। इसमें गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 14। भारत क्या है इसका उत्पत्ति स्थान। इसके बाद में है अरहर। अरहर में का बॉटनिकल नेम क्या है, केजेनस कजान, और लेग्युमिनेशिया फेबेसी कुल से बिलोंग करता है। 22 क्या है इसमें, क्रोमोसोम। और इसके बाद में है अफ्रीका। अरहर का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, अफ्रीका। ऐसे याद कर लेना, ऐसे अरहर अफ्रीका। इसके बाद में है दोस्तों मटर। मटर में सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, पाइसम सेटाइवम इसका क्या है, बॉटनिकल नेम। इसके बाद में है इसमें लेग्युमिनेसी
कौन से कुल से पाया जाता है? मटर। लेग्यूमिनेसी कुल से पाया जाता है। और 14 इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके बाद में है इथोपिया, इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है। इसके बाद में है सरसों, मस्टर्ड। मस्टर्ड में कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन। इसका बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रेसिका स्पीसीज। क्या है दोस्तों? ब्रेसिका स्पीसीज। इसके बाद में है कौन से कुल से बिलोंग करता है? क्रूसीफेरिया ब्रेसिकेसी से। दूसरा नाम क्या हो जाएगा इसका? ब्रेसिकेसी। इसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 36 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्पत्ति क्या है? दक्षिण पश्चिम एशिया। इसके बाद में है हेलियंथस एनुअस, सूरजमुखी। कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। कंपोजिटी या एस्टरेसिस का कुल होता है। इसके बाद में 34 इसमें क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें ओरिजिन क्या है? क्या है दोस्तों? मैक्सिको में है। में जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है दोस्तों? ट्राइफोलाई एलेक्जेंड्रम। क्या है? ट्राइफोलियाई एलेक्जेंड्रम। इसमें कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद में है दोस्तों लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी का कुल क्या है? बरसीम का कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। इसके बाद में है इसमें 2 कितने पाए जाते हैं? 16। इसके बारे में दोस्तों इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? मिस्र या इजिप्ट। इसके बाद में है आलू। आलू में कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। इसके बाद में है इसका बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है दोस्तों? सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद में है कौन सी ये फैमिली से बिलोंग करता है? सोलेनेसी से। कौन सी फैमिली से? सोलेनेसी से। इसके बाद में है क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने पाए जाते हैं? 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद में इसका ओरिजिन पैलेस क्या है दोस्तों? आलू का ओरिजिन पैलेस है पेरू। इसके बाद में है गन्ना। गन्ना का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सैकेरम ओपिसिनेरम। कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। कौन से कुल से बिलोंग करता है? ग्रेमिनिया पोएसी से। इसके बाद में है 18 इसमें क्या पाए जाते हैं? 80 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। उत्पत्ति स्थान क्या है? न्यू गिनिया। क्या है दोस्तों? न्यू गिनिया। इसके बाद में है चना। चना का बॉटनिकल नेम क्या है? साइसर एरिटिनम। इसमें पॉलिनेशन कौन सा पाया जाता है? सेल्फ। लेग्यूमिनेसिया फेबेसी कुल से बिलोंग करती है। 14 इसमें क्या पाए जाते हैं? 14 इसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया या अफगानिस्तान इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है दोस्तों। इसके बाद में है अपने को पढ़ना है ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जो प्रजनन के उद्देश्य। मतलब मान लो अपन गेहूं में प्रजनन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सभी अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स है, पर मैं आप सभी को बता दूं कि सभी क्रॉप्स में अधिक उपज प्राप्त करते हैं। सभी क्रॉप्स में क्या करते हैं? क्वालिटी का सुधार करते हैं। सभी क्रॉप्स में रोग के प्रति क्या रेसिस्टेंस वेराइटी तैयार करते हैं। सभी क्रॉप में क्या करते हैं? कीटों के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी तैयार करते हैं। सभी जो फसलें होती है उनमें क्या करते हैं? शीघ्र पकने वाली कमौदी वाली फसलों की किस्में तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये तो सभी कॉमन ही आ जाएंगे। एक दो है जो क्या होंगे? ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, और इनके जो अंदर की डिटेल है वो क्रॉप के अकॉर्डिंग आपको लिखनी है, वो मैं बता दूंगा कैसे लिखनी है। जैसे हायर यील्ड है, अधिक उपज। अधिक उपज में क्या है? जैसे गेहूं का एग्जांपल ले लो, गेहूं या कोई सी कुल का ले लो। अब इनमें क्या होती है? बालियां होती है। तो अपन क्या लिखेंगे अधिक उपज में? कि बालियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, बालियों में दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, और दानों का आकार क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। तो ये तो गेहूं में क्या हो गया? अधिक उपज आ गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन आ गया, मान लो कि चने में बताइए, चने में क्या होना चाहिए? उनकी लेग्यूम पोड्स की संख्या अधिक होनी चाहिए, फलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, फलियों में दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए। और जो चना होता है, चने में का जो पोड होता है, फली होती है, उसमें 2 से 3 दाने पाए जाते हैं। अब उनमें दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, और पोड्स की संख्या अधिक होनी चाहिए, और पोड्स में जो दाने होते हैं उनका आकार अधिक होना चाहिए। तो ये चने के अकॉर्डिंग हो गया। जैसे मान लो गन्ना आ गया, गन्ने में पेडी की लंबाई क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। रस की मात्रा क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। और उनकी जो पेडी की मोटाई है वो भी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ये आगे अधिक उपज में जैसे पीजेपी का भी दे रखा है, फलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, फलियों में दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए, और दानों का आकार क्या होना चाहिए दोस्तों? अधिक होना चाहिए। इसके बाद में है क्वालिटी में सुधार। अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग आएगा। जैसे है दलहनी क्रॉप्स, मान लो दलहनी क्रॉप्स में क्या जाएगा? प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में है सीरियल्स, मान लो सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जैसे तिलहनी क्रॉप्स है, तिलहनी में क्या है? तेल की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में है जैसे मान लो रेशेदार फसलें हैं तो उसमें रेशे की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसके बाद में है प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, फसलों के जीनोटाइप में परिवर्तन करके, फसलों के जीन प्रारूपों में परिवर्तन करके उनको मानव के उपयोगी बनाना, ये क्या कहलाती है? प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए दोस्तों, सभी जो क्रॉप्स होती है उनमें ऑब्जेक्टिव होगा कि डिजीज रेसिस्टेंस। क्या होगा दोस्तों? डिजीज रेसिस्टेंस। क्या होगा दोस्तों? डिजीज रेसिस्टेंस। एक मिनट, क्या होगा? डिजीज रेसिस्टेंस। पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? डिजीज रेसिस्टेंस। डिजीज रेसिस्टेंस जैसे सभी फसलें हैं, सभी फसलों में रोग, अलग अलग प्रकार के रोग पाए जाते हैं। तो उन रोगों में क्या है? उन रोगों के प्रति क्या करना? किसमें तैयार करना, किसमें विकसित करना, किसमें डेवलप करना। देखिए दोस्तों, जैसे मान लो गेहूं का एग्जांपल ले लो, गेहूं में रस्ट रोग लगता है, ईयर कोकल एंड टुंडू रोग लगता है। अब इसके बाद में गन्ने का एग्जांपल ले लो, गन्ने में कौन सा रोग लगता है? गन्ने में पनामा विल्ट हो गया, बंची टॉप हो गया, ये रोग लगते हैं। तो इन रोगों के प्रति क्या करना? जो किसमें विकसित करना। इसके बाद में और एग्जाम्पल ले लो, जैसे चना हो गया, चने में क्या है? उगता रोग, उगते रोग के प्रति क्या करना? किसमें डेवलप करना। तो रोग रोधिता में क्या करना है कि जो जैसे भी फसल आ गई, गेहूं आ गई, तो गेहूं के रोग लिख देना कि इनके प्रति क्या करना? इसमें डेवलप करना। अगर कोई आपको वेरायटी याद है कि
कि ये वैरायटी इस रोग के प्रतिरोधी विकसित की गई है तो उसका नाम भी लिख देना या ऐसे भी रहने देना। इसके बाद में है इंसेक्ट रेसिस्टेंट, जैसे कीट प्रतिरोधी किस्में तैयार करना। सभी को पता है कि सभी फसलों में क्या लगते हैं, अलग अलग प्रकार के रोग लगते हैं, वो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं फसलों को। अब देखिए दोस्तों, जैसे राइस है, राइस में मिलीबग है, मिलीबग रोग के जो मिलीबग कीट है इसके प्रति क्या करना, रेसिस्टेंट वेरायटी तैयार करना। अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग क्या पाई जाती है, कीट पाई जाते हैं, जैसे थर्ड ईयर के क्वेश्चन में आपने एंटोमोलॉजी में पढ़ा होगा। तो आपको क्या करना है, उन कीटों का नाम लिखना है, उस क्रॉप का जिस भी क्रॉप का अपने को ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव उसको और उनका नाम लिख के क्या करना कि इनके प्रति रेसिस्टेंट वेरायटी तैयार करना। जो कीटों के प्रति जो कीटरोधिता लक्षण है वो प्रतीक संकरण के द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। रेसिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस सभी फसलों में किए जाते हैं दोस्तों। ड्रॉप के प्रति रेसिस्टेंट, जैसे सूखा है, सूखे के प्रति क्या करना, रेसिस्टेंट बनाना। इसके बाद में है दोस्तों ठंड या रबी, मतलब जो रबी की फसलें होती है उनमें ठंड ज्यादा पड़ती है तो ठंड के प्रति या पाले के प्रति क्या बनाना, उनको सहनशील बनाना। इसके बाद में है लवणीयता या सारीयता, मतलब जो लवणीय और सारीय भूमियां हैं उनमें क्या करना, लवणीयता और सारीयता के रेसिस्टेंट क्या करना, क्रॉप की वेराइटीज विकसित करना ताकि वो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़े, लवणीयता और सारीयता का। इसके बाद में है वाटर लॉगिंग, अगर जल भराव की समस्या हो जाती है तो उसके प्रति क्या करना, उसके प्रति किस्में तैयार करना। इसके बाद में है दोस्तों शीघ्र पकना, सभी किस्मों में सभी फसलें होती है उनमें क्या करना, शीघ्र पकने वाली वेराइटीज विकसित करना। जैसे गेहूं है, गेहूं और धान है, उनमें अपन फसल चक्र अपनाते हैं, ये शीघ्र पकने वाली अपन क्रॉप्स की वेराइटीज विकसित कर लेते हैं तो जो क्रॉप रोटेशन है वो अच्छी प्रकार से बना लेता है। जैसे धान और किसका, गेहूं का फसल चक्र अपनाते हैं तो वो कब विकसित होगा, कब संभव होगा, जब धान की जल्दी पकने वाली किस्में होगी। अब इसके बाद में है समकाल पकना सेंचुरी से मैच्योरिटी, मतलब जैसे दलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलों में क्या होता है दोस्तों, जैसे आधा भी फाल आ गया, वो फाल क्या होगा, 50% आ गया, 50% वो क्या होगा, वो पक जाएगा। फिर बाद में दूसरा फाल 50% आएगा, वो 50% पकेगा तो वो अगले वाला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो क्या करना, मतलब एक साथ पोर्ट्स वगैरह आए, फलियां वगैरह आए और एक साथ पके, ऐसी किस्में तैयार करना। इसके बाद में है नई ऋतुओं के लिए किस्में, जैसे मक्का है, मक्का में खरीफ, रबी, जायद आदि के लिए क्या करना, किस्में तैयार करना। इसके बाद में डोरमेंसी, डोरमेंसी जैसे ये सॉरी सीरियल्स क्रॉप है, जैसे बाजरा है, जवार है, गेहूं है, जो है, इनमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती। जैसे ही अपन कटाई करके इसको खेत में डालेंगे, खेत में डालते ही, खेत में रखते ही क्या होते हैं, ये जैसे ही मिट्टी के संपर्क में आते हैं, मिट्टी के संपर्क में ही क्या हो जाते हैं, इनका अंकुरण हो जाता है और नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में है प्रकाश असंवेदिता, प्रकाश असंवेदिता का मतलब है नए जलवायु में उगाने के लिए उनको अनुकूल करना। जैसे मान लो अभी गर्म जलवायु में है, ठंडी जलवायु के प्रति इनको क्या करना है, रेसिस्टेंट करना है, वहां पर इनको उगाना है तो क्या करेंगे, प्रकाश संवेदिता करेंगे। अविषालु पदार्थों से मुक्ति, जैसे मान लो उनमें कोई विष पाया जाता है, कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो क्या करता है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, जैसे क्या है, इरूसिक अम्ल। इरूसिक अम्ल क्या होता है, ये मानव को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। इनसे मुक्त किस्में तैयार करना। अब ये क्या हो गए दोस्तों, ब्रीडिंग के क्या हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। और भी अगर आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर ये अधिक उपज वगैरह ये तो सब में करते हैं, और भी अगर कोई फसल है, जैसे मान लो आपको पता है बीटी कोटा तैयार गई थी, वो गुलाबी सड़न कीट के लिए। अब ऐसे आपको किसी भी क्रॉप में कोई भी मतलब आपको दिखे कमी तो उसके प्रति लिख देना, वही आपको ऑब्जेक्टिव लिख देना कि इसके प्रति क्या करना, किस्म तैयार करना। अब ये तो हो गया ब्रीडिंग प्रोसेस, मतलब उद्देश्य कि अपने को क्या करना है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, अधिक उपज करनी है, क्या करनी है, उपज में बढ़ोतरी करनी है। अब अपने को उद्देश्य पता हो गया कि उपज में बढ़ोतरी करनी है, गेहूं में करनी है, सही, गेहूं में करनी है। तो दोस्तों जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप होती है और जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है, उन दोनों में क्या है, अलग अलग मेथड पाए जाते हैं, अलग अलग मेथड पाए जाते हैं सीड प्रोडक्शन के। अलग अलग की चर्चा अपन आगे करेंगे एक टॉपिक है उसमें। अब अपन बात करते हैं कि उनमें अधिक उपज करनी है किसमें, गेहूं की एग्जांपल से पूरे टॉपिक को समझ लो। गेहूं है, गेहूं में क्या करना है, अधिक उपज करनी है, सही, ये उद्देश्य है। इस उद्देश्य से क्रॉप इंप्रूवमेंट करना है। अब दोस्तों आपको इतना तो पता है कि गेहूं में क्या करना है, अधिक उपज लानी है, पर आपको मेथड वगैरह का नहीं पता, तो मैं बताता हूं आपको मेथड कैसे यूज करना है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब पूर्व स्थापन। जैसे मान लो कहीं पर क्या है, कोई वेराइटी है उसमें क्या है, अधिक उपज है, अधिक उपज को, जैसे मान लो कहीं पर उपज कम है तो उस वेराइटी को जहां पर कम उपज है वहां पर क्या कर दो, इंट्रोडक्शन कर दो। तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लांट इंट्रोडक्शन। एक मेथड हो गया, इस मेथड से अपन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, याद रखना। दूसरा है प्योर लाइन ब्रीडिंग। प्योर लाइन ब्रीडिंग क्या है, एक प्रजनन की क्रिया है, इसकी अपन डिटेल से चर्चा आगे करेंगे। प्योर लाइन में संयुग में जी क्या करते हैं, लाइनें वगैरह उगाते हैं और इसके बाद में इसमें क्या करते हैं, सीड का प्रोडक्शन करते हैं, किस्म तैयार करते हैं, प्योर लाइन ब्रीडिंग हो जाएगा। इसके द्वारा क्या करना, अधिक उपज प्राप्त करना। म्यूटेशन ब्रीडिंग मतलब उसमें क्या करते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं क्रॉप में। वो कैसे करवाते हैं, आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं, नेचुरल भी हो सकता है। तो म्यूटेशन करवाते उनमें क्या करना, नई किस्में तैयार करना। इसके बाद में डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों एक तो डिस्टेंट होता है और एक क्या होता है, अंतरा किस्में या इंटरवेरिएशन हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखिए दोस्तों, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अलग अलग प्रजातियों के बीच में क्रॉस करवा के, प्रजातियां क्या होगी, अलग अलग होगी, उनमें आपस में क्रॉस करवा के क्या करना, किस्म तैयार करना, क्या कहलाता है, दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। सिलेक्शन,
सिलेक्शन में मास सिलेक्शन भी आ सकता है एग्जांपल। अब देखिए दोस्तों, सिलेक्शन में क्या करते हैं, एक खेत है, एक खेत में कुछ पौधे हैं, उन पर तो ज़्यादा रोग लग रहे हैं, कुछ में क्या है कम है, या अपन उपज के आधार पर एग्जांपल ले रहे हैं तो मतलब 5 पौधे ऐसे हैं, उनमें बालियाँ वगैरह सब कुछ विकसित है, अधिक दाने हैं, अधिक क्या है, सब कुछ अधिक है, सब कुछ उपज यील्ड वगैरह सब कुछ बढ़िया है, तो उनको क्या करेंगे, उखाड़ कर लाएँगे, उनकी सीड वो अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लिए, इसके बाद में क्या करना है, उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और इसके बाद में क्या करना है, किस्म तैयार करनी है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिलेक्शन बोलते हैं। हाइब्रिड वेराइटी संकरण के द्वारा क्या करते हैं, संकरित किस्में या संकर किस्में तैयार करते हैं। इसके बाद में है अंतरा किस्म या इंटरवेरिएशन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक ही प्रजाति की, उनमें तो 2 प्रजातियों के मध्य करवा रहे थे, इसमें एक ही प्रजाति की किस्मों के मध्य क्या करना, संकरण करवाना ही क्या कहलाता है, एक ही प्रजाति की जो स्पीशीज होती है उनके मध्य संकरण करके जो किस्म तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं, अंतरा किस्म संकरण मेथड से करते हैं। इसके बाद में है सोमैटिक संकरण, इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि 2 पौधे होते हैं, एक पौधे में क्या है, अधिक उपज है, एक में क्या है, कम है, तो उनके दोनों के क्या लेंगे, पत्तियाँ ले लिए, पत्तियों में से क्या ले लेंगे, प्रोटोप्लास्ट अलग कर लिए, प्रोटोप्लास्ट दोनों को अलग कर लिए, दोनों को अलग करने के बाद में दोनों का क्या कर लेंगे, संलग्न कर लेंगे, संलग्न करने के बाद में इनको संवर्धन माध्यम पर रखकर क्या करते हैं, इनका सीड प्रोडक्शन करते हैं। सोमेटिक संकरण हो गया। इसके बाद में है बैक क्रॉस, बैक क्रॉस में क्या होता है, एक आवर्ती जनक होता है, एक अनावर्ती जनक होता है, तो आवर्ती जनक को क्या करते हैं, पीढ़ी का जिससे संकरण करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती जनक। ये भी प्रोसेस अपन डिटेल से पढ़ेंगे। कॉलोनीय वरण, कॉलोनीय वरण में क्या करते हैं, एक पौधे का क्लोन लेते हैं, क्लोन का संवर्धन करके क्या करते हैं, किस्म तैयार करते हैं। इसके बाद में है पेडिग्री मेथड, ये भी एक मेथड है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स में, उनमें क्या करते हैं, किस्में तैयार करते हैं। तो दोस्तों आपको अगर पूछे ना कि ब्रीडिंग मेथड लिखिए, तो ब्रीडिंग मेथड में इनमें 4 या 5 लिख देना, सिर्फ 4 या 5 लिख दिए। अब आप बोलोगे कि इनके द्वारा जो किस्में तैयार की गई, इनकी डिटेल कभी भी मत लिख देना कि डिटेल लिख रहे हो, म्यूटेशन ब्रीडिंग पूछ रहा है तो म्यूटेशन ब्रीडिंग की पूरी डिटेल लिख दिया। अगर आपको एक का नाम देखे, जैसे बे क्रॉस का दे दिया कि बे क्रॉस से समझाइए पूरी डिटेल को, तो पूरी डिटेल में बे क्रॉस की क्या करनी है, पूरी प्रोसीजर वो मैं आगे बता दूंगा, पूरी प्रोसीजर वहीं पर लिखनी है, ऐसे आपको पूरा डिटेल नहीं लिखना है। जैसे मान लो अब आपको नहीं पता कि प्लांट इंट्रोडक्शन से कौन सी किस्म तैयार की गई है, तो वहां पर क्या लिखते हैं कि जो वर्तमान समय है उसमें इस जो ये मेथड है, इस पर कार्यक्रम चल रहा है, अभी तक कोई किस्म नहीं आई है। और आपको कुछ किस्में हैं वो मैं आगे बताऊंगा कि क्रॉप्स की किस्में लिखी हुई है, एक चार्ट बनाकर उस चार्ट को याद कर लेना, तो किस्मों की आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। 5 मेथड लिखे हुआ दिया मैंने, 5 मेथड से क्या क्रॉप्स की वेराइटीज लिखा दी, 1-2 मेथड में मैंने कुछ वेराइटीज नहीं लिखाई, तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको करना है कि आप क्या लिख दोगे, वहां पर आप लिख देना कि अभी कार्यक्रम चल रहा है इस मेथड पे, और इस मेथड से क्या करेंगे, आने वाले दिनों में किस्म तैयार हो जाएगी, अभी तक किस्म तैयार नहीं हुई है। अब ये तो आप लिख दोगे मेथड। मेथड में आपको मैं बता दूं कि अब अपने को क्या करना है, एक चीज ये भी ध्यान रखना, जैसे हाइब्रिड वेराइटी है, आप सभी को 11th से आप पढ़ के आ रहे हो कि फसलों की हाइब्रिड वेराइटी, जैसे बाजरे की H4 हाइब्रिड वेराइटी है, तो बाजरे की H4 लिख देना, मतलब इनकी क्या लिखनी है, संकर किस्में। एग्जाम्पल जैसे संकर किस्में है तो हाइब्रिडाइजेशन करके जो संकर किस्में तैयार की जाती है, तो उसको तो आप डायरेक्ट लिख देना संकर किस्में, जो क्रॉप की आपको अगर कोई संकर किस्म याद है वो डायरेक्ट लिख देना। इसके बाद में है कुछ मैंने चार्ट बनाकर लिखने की कोशिश की है दोस्तों। देखिए गेहूं है, गेहूं में पादप पुलिस्थापन है, इसके द्वारा कौन सी किस्म तैयार की गई है, कल्याण, सोना, सोनालिका और लरमा राजो। इसके बाद में है प्योर लाइन सिलेक्शन से कौन सी है, NP4, 6 और 12। इसके बाद में है के का मतलब होता है खारचिया 46, 53 और 54। इसके बाद में है मालवीय 12। इसके बाद में है खारचिया 65, ये किसके द्वारा है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, ये किसके द्वारा, पेडिग्री मेथड के द्वारा। इसके बाद में है म्यूटेशन के द्वारा सोनारा 64, कौन सी है, सभी फसलों की आपको उत्परिवर्तित किस्में अगर याद है तो वो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद में है दोस्तों जई, जई में कैंट, कैंट क्या होती है, राष्ट्र होती है और जलभराव या वाटरलॉगिंग रेसिस्टेंट होती है। HFO 114 ये किसके द्वारा है दोस्तों, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। बुंदेल जई 822, 991 पेडिग्री मेथड के द्वारा है। हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा OS6, OS9, HJ 80 ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। इसके बाद में हाँ दोस्तों, इसमें देखिए म्यूटेशन से नहीं दे रखा, तो आपको क्या लिखना है, इस पर अभी कार्यक्रम चल रहा है, आगे किस्म तैयार हो जाएगी। या किस्म अपन कब देते हैं, किस्म का नाम अपने सामने कब आता है, जब एक किस्म क्या हो जाती है, सक्सेस हो जाती है और अधिक उपज वगैरह फेमस हो जाती है, तभी उसका नाम आता है, वरना उसका नाम नहीं आता। ऐसे तो म्यूटेशन से बहुत सारी किस्में तैयार की गई है, पर वो क्या है, सक्सेस नहीं है, सक्सेस होती है उन्हीं का नाम ज्यादा आता है अपने सामने। इसके बाद में है मसूर, मसूर में पादप पुलिस्थापन अभी कोई किस्म तैयार नहीं की गई है, इसमें है इसकी किस्म क्या है, L9, L12, और ये है पेडिग्री मेथड से कौन सी तैयार की गई है, पंथ 639। और इसके बाद में है हाइब्रिडाइजेशन से लेंस 4070, क्या है, लेंस 4070। इसके बाद में है मटर, मटर की क्या है, अर्किल किस्म, क्या है, अर्किल किस्म। इसके बाद में है प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन से हरभजन BR2 T163। इसके बाद में है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से रचना किस्म तैयार की गई है, OMR 11 किस्म तैयार की गई है। इसके बाद में म्यूटेशन, म्यूटेशन से हंस किस्म तैयार की गई है। तो याद है फिर पादप पुलिस्थापन से कोई किस्म तैयार नहीं की गई है, T9 और T36 किसके द्वारा, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। इसके बाद में है PT 303 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। सरसों BS2, BS70 प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा। इसके बाद में है पूषा कल्याणी, पूषा कल्याणी किसके द्वारा है दोस्तों, पूषा कल्याणी है इसमें
हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, और एक है दोस्तों सोमेटिक जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बताया था, इसके द्वारा भी क्या की गई है, पूसा कल्याणी किस्म तैयार की गई है। अब इसके बाद में है RML 138 और 314, और बरसीम में पादपुरी स्थापन से कोई किस्म अभी तैयार नहीं की गई है। प्योरलाइन सिलेक्शन से मस्कावी, वार्डन, जवाहर, बरसीम। इसके बाद में म्यूटेशन से BL10 और BL23 किस्म तैयार की गई है। गन्ने की हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा को5, एक तो को5 लिख देना, को5, को 419 और को 1148 किस्म तैयार की गई है, और इसका को का मतलब होता है कोयम्बटूर। अब इसके बाद में है म्यूटेशन के द्वारा को8 और को52। इसके बाद में है दोस्तों आलू में कौन कौन सी किस्में तैयार की गई है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा, कुफरी ज्योति और कुफरी शीतमान। इसके बाद में है दोस्तों चने में BG 305 और ICC 506 किसके द्वारा तैयार की गई है दोस्तों, पेडिग्री मेथड के द्वारा। इसके बाद में है अरहर में पेडिग्री मेथड के द्वारा T7 और T17 सॉरी। अब जो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो किस्म तैयार की गई है संकर के समय, इसकी उपास 120 क्या है, उपास 120, और T6 और T21 किसके द्वारा, सॉरी T6 में क्या करवाया गया, सॉरी T21 में क्या करवाया गया, म्यूटेशन करवाया गया। इसके द्वारा कौन सी प्रजाति, कौन सी किस्म तैयार की गई, T6 वेराइटी तैयार की गई म्यूटेशन के द्वारा। इसके बाद में है सनफ्लावर सूरजमुखी। इसके बाद में है इसकी कौन सी किस्म है, EC 68413, EC 68414 और 415। ये किस्में तैयार की गई है हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा। BSH फर्स्ट संकर किस्म कौन सी है, BSH फर्स्ट। दोस्तों ये आपको क्रॉप्स की वेराइटी याद करनी है। वेराइटी अगर याद भी नहीं हो तो इतना लोड नहीं लेना है, वेराइटीज नहीं दिख रहा होगी तो भी इतना लोड नहीं पड़ेगा, पर याद तो करना है। अगर अच्छे नंबर चाहिए, पूरे नंबर चाहिए तो याद करना है, कि वरना मेथड के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन है लिख के आना। और ये किस्में याद हो तो जरूर, संकर किस्में तो याद हुई होगी अभी तक आपको। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे है फ्लोरल बायोलॉजी। क्या है दोस्तों, फ्लोरल बायोलॉजी। पहले अपन आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कौन सा साइन आए तो उसको क्या बोलते हैं। अगर बिंदु का चिन्ह आए तो उसको क्या बोलते हैं, मात्रक्स बोलते हैं। इसके बाद में अगर सहपत्री हो, क्या हो, पुष्प सहपत्री हो तो BR बोलते हैं। अगर असहपत्री हो तो EBR बोलते हैं। इसके बाद में है BRL, क्या है, BRI। सहपत्री का युक्त क्या होता है, सहपत्री का युक्त। अगर प्लस का चिन्ह दे दे, ऊपर गोला दे दे तो क्या होता है, त्रिज्या सममित। परसेंटेज का चिन्ह दे दे तो क्या होता है, एक व्यास सममित। क्या होता है, एक व्यास सममित। अगर ऐसे देते चिन्ह तो उसको क्या बोलते हैं, मध्य तल में। क्या बोलते हैं, मध्य तल में। इसके बाद में डैश का चिन्ह दे दे तो पार्श्व तल में। इसके बाद में है गोला दे दे, ऊपर तीर का निशान, नीचे प्लस का चिन्ह दे दे तो क्या होता है, द्विलिंगी। अगर ओनली ये प्लस का चिन्ह नहीं दिखाई दे तो नर, और अगर प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो मादा। इसके बाद में है दोस्तों इपिक आए तो क्या होता है, उसमें रूप बाह्य दलपुंज पाया जाता है। अगर के दे दे तो कैलिक्स पाया जाता है। अगर सी दे दे तो क्या होता है, कोरोला होता है। परिदलपुंज क्या होता है, पेरियंथ क्या होता है, पी। इसके बाद में दोस्तों पुमंग को क्या बोलते हैं, पुंकेसर को क्या बोलते हैं, ए। इसके STD हो तो STD का मतलब होता है बंदे पुंकेसर। इसके बाद में है जायंग का क्या होता है दोस्तों, जी होता है। अब फ्लोरल डायग्राम का मैं अलग अलग कुल का आपको क्या नहीं बताऊंगा, डायग्राम नहीं बताऊंगा, आप सभी को मैं मेथड बता देता हूँ कि किसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, वो पुष्प चित्र बनाते हैं। अगर चित्र में क्या दिया हुआ, वो चित्र में आपको ये दिया हुआ वो प्लस का चिन्ह दिया हुआ हो तो क्या बनाना है, उसमें बिंदु बनाना है, मतलब मात्रक से बनाना है। इसके बाद में है दोस्तों, ये जो साइड में आपको संरचना दिख रही है, साइड में आपको संरचना दिख रही है, देखिए दोस्तों, ये क्या है, बाह्य दल। क्या है दोस्तों, बाह्य दल है। क्या है, बाह्य दल। इसके बाद में है इनके जो जस्ट अंदर जो पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, दल बोलते हैं, सही। इसके बाद में है इनके जस्ट अंदर जो ये संरचना है, ये क्या है, पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर है। इसके बाद में है दोस्तों, इनके जो अंदर जो संरचना पाई जाती है उनको क्या बोलते हैं, जायांग। अगर उनमें सहपत्र पाए जाए, अगर असहपत्री पाए जाए तो ये संरचना नहीं बनानी, अगर उनमें सहपत्र पाए जाए तो इनमें ये संरचना बनानी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, बस इतना सा डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या बनाओगे, बाह्य दल। जितने बाह्य दल दे रखे हैं उतने बाह्य दल बना दो। अगर सहपत्री है तो नीचे वाली संरचना बना दो, अगर सहपत्री नहीं है तो नीचे वाली संरचना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में है अंदर क्या दे रखे हैं, अंदर है। इसके बाद में है दल। क्या है, दल। इसके बाद में है अंदर क्या है, पुंकेसर। क्या है, पुंकेसर बनाने हैं। इसके अंदर क्या बनाना है, जायांग बनाना है, और ऊपर क्या बनाना है, मात्रक से बनाना है। दोस्तों आपको शायद ये डायग्राम बनाना तो आ गया होगा, एक बार वापस से देख लीजिए। जो बाह्य दलपुंज में बनाया मैंने, अगर के की संख्या 5 है, मान लो के की संख्या 5 है, तो बाहर वाली क्या करोगे, बाहर क्या बनाओगे, बाहर वाली संरचना 5 बना दोगे। कितनी बना दोगे, 1 2 3 4 5 6 6 होगी, इसको 1 कर दो। ये 5 बना दिए, बाहर क्या बना दिए, 5 बना दिए। इसके बाद में है दलपुंज। मान लो उसमें दलपुंज कितने हैं, उसमें दल है मान लो कितने, 4 है, तो 4 मैंने क्या बना दिए, दल बना दिए। इसके बाद में क्या थे, पुंकेसर मान लो उसमें 2 पुंकेसर है, तो एक तो इधर बना दो, एक इधर बना दो, 2 पुंकेसर बना दिए। उसमें मान लो एक क्या है, जायांग है। क्या है, जायांग। उसमें एक है तो एक उसमें क्या बना देंगे, इन पुंकेसरों के बीच में क्या बना देंगे, जायांग बना देंगे। इसके बाद में है दोस्तों
अगर वो सैपत्री थे तो उनमें क्या बना देंगे, नीचे की ओर एक संरचना बना देंगे। अगर उनमें मात्र अक्स अवेलेबल है, प्लस का चिन्ह अवेलेबल है, तो उनमें क्या बना देते हैं, प्लस बिंदु का चिन्ह। सबसे ज्यादा ध्यान किसका देना है, एक तो मात्र अक्स का देना है, इसके बाद में है कि वो सैपत्री है, असैपत्री है या सैपत्री का युक्त है। तो दोस्तों उसमें क्या करना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। सैपत्री है तो बी आर, असैपत्री है तो ई बी आर। अब इसके बाद में है दोस्तों त्रिज्या सम्मित, प्लस का चिन्ह मतलब त्रिज्या सम्मित। इसके बाद में है दोस्तों परसेंटेज, एक व्यास सम्मित। क्या है, एक व्यास सम्मित। इसके बाद में किसका ध्यान देना है, द्विलिंगी है या नहीं है, इसका ध्यान देना है। इसके बाद में है के का मतलब क्या होता है, बाह्य दलपुंज। क्या होता है, बाह्य दलपुंज। सी का मतलब क्या होता है, दलपुंज। पी का मतलब क्या होता है, परिदलपुंज। इसके बाद में ए का क्या होता है, पुमंग। और जी का मतलब क्या होता है, जायांग। अब दोस्तों आप सभी के कंफ्यूजन आ रहा होगा कि अपन सभी 12 की 12 क्रॉप्स का थोड़ा ना पढ़ेंगे ये फ्लोरल डायग्राम। नहीं दोस्तों, अपन सभी 12 की 12 क्रॉप्स का नहीं पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे कुल के आधार पर। पहले पढ़ेंगे ग्रेमेनी, ग्रेमेनी, सोलेनेसी, सोलेनेसी, एबेसी, एबेसी हो जाएगा। इसके बाद में क्या हो जाएगा, कंपोजिट। कंपोजिट में तो अपनी सनफ्लावर दे रखी है, फेबेसी में अपने बहुत सारी दे रखी है, चना वगैरह दे रखी है, अरबर वगैरह दे रखी है। ग्रेमेनी में व्हीट वगैरह, शुगरकेन वगैरह दे रखा है। सोलेनेसी में कौन सी दे रखी है, सोलेनेसी में अपने को आलू दे रखी है। तो सभी का कॉमन पढ़ना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ब्रेसिकेसी की। ब्रेसिकेसी या सरसों, ये ब्रेसिकेसी या क्रूसीबेरी, इसमें अपने क्या है, सरसों है। तो सरसों के लिए या ब्रेसिकेसी कुल का कोई भी पौधा है उसके लिए फ्लोरल डायग्राम क्या होगा। सबसे पहले आप देखिए फ्लोरल सूत्र मतलब क्या देखना है, फ्लोरल फॉर्मूला पुष्प सूत्र। ईबीआर, ईबीआर का मतलब क्या था, असैपत्री का। क्या था, असैपत्री का युक्त, मतलब इसमें सैपत्र नहीं पाया जाता। इसके बाद में है दोस्तों ये, इसका मतलब क्या था, द्विलिंगी। क्या था, द्विलिंगी। एक व्यास सम्मित। क्या था दोस्तों, एक व्यास सम्मित था। और इनमें क्या पाया जाएगा, ये इनमें मात्रक से पाया जाएगा। इसके बाद में के का मतलब क्या होता है, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज 2+2 मतलब क्या पाए जाते हैं, ये जोड़ों में पाए जाते हैं, दो दो के जोड़ों में पाए जाते हैं। तो कितने होंगे, 4 होंगे बाह्य दलपुंज। इसके बाद में है सी, कोरोला। कोरोला कितने पाए जाएंगे, परिदलपुंज कितने, परिदल कितने पाए जाएंगे, दलपुंज कितने पाए जाएंगे, 4। इसके बाद में है ए का मतलब क्या होता है, पुंकेसर या पुमंग। 2+4, एक 2 के रूप में पाया जाएगा, एक 4 के रूप में। जायांग, जायांग कितने हैं, 2। कितने हैं दोस्तों, 2 जायांग है। तो अपने को सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले बनाना है दोस्तों बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज 2 है, तो 4 तो क्या बना दोगे, बाहरी बाह्य दलपुंज लगा दोगे। ऊपर क्या लगा दोगे, ऊपर आपको लगाना है मात्र अक्स। मात्र अक्स लगाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में है दल। परिदल कितने पाए जाते हैं, दल पाए जाते हैं 4। तो 4 क्या लगाओगे, अंदर दल लगाओगे। इसके बाद में है जो अपने जो पुमंग होते हैं, पुंकेसर होते हैं, वो कितने लगाओगे, 6। कितने लिखोगे, 6 लिखोगे, अंदर की ओर 6 साइन बना देना। इसके बाद में है जायांग। जायांग कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जायांग अंदर की ओर कितने बनाओगे, 2 बनाओगे। उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उस सूत्र से डायग्राम भी बना सकते हो और आगे वर्णन भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जो पुष्प है द्विलिंगी पाया जाता है। अपने अभी बात की द्विलिंगी का साइन है, तो द्विलिंगी पाया जाता है। पुष्प क्या होता है, पूर्ण होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, असैपत्री होता है। सैपत्री नहीं होता है, ईबीआर। अगर बीआर आता तो सैपत्री युक्त होता। इसके बाद में है इसमें पुष्प क्रम क्या होता है, ऐसिमाक्सी। ऐसिमाक्स क्या होता है, ऐसिमाक्सी, ऐसिमाक्स सूत्र होता है। इसके बाद पुष्प क्रम होता है। इसके बाद में है दोस्तों बाह्य दलपुंज या कैलिक्स। कैलिक्स कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं, 2 चक्रों में पाए जाते हैं, 2+2 के रूप में स्वतंत्र होते हैं। इसके बाद में दोस्तों दलपुंज या कोरोला। दलपुंज कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। पुमंग, पुमंग कितने पाए जाते हैं, 2+4 मतलब 2 तो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 2 की संरचना छोटे बना देना और 4 क्या बना देना, बड़े बना देना। इसके बाद में द्विअंडवी, जो जायंट पाया जाता है वो क्या है, द्विअंडवी, युक्तांडवी या एक कोष्ठी है। इसके बाद में है इसके फल को क्या बोलते हैं, सिलिकुआ। सीड को क्या बोलते हैं, सीड कैसा होता है, एब्रियोनकोसी। आपको क्या करना है दोस्तों, ऐसे क्या करनी है, फ्लोरल बायोलॉजी याद करनी है, क्रूसीफेरी की। सही। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ग्रेमिनी या पोएसी। ग्रेमिनी या पोएसी में पुष्प क्या होता है, द्विलिंगी होता है। और इसमें एक व्यास सम्मित क्या होता है, एक व्यास सम्मित होता है। जो पुष्प होता है वो एक व्यास सम्मित होता है। इसके बाद में है पुष्प क्रम। पुष्प क्रम क्या पाया जाता है, स्पाइक। एक स्पाइक में कई स्पाइका के पाई जाती है। इसके बाद में है एक स्पाइकिका में कितने पुष्प पाए जाते हैं, 2 से 9 पुष्प उपस्थित होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों पुमंग। पुमंग कितने होते हैं, 3। पुंकेसर कितने होंगे, 3 होंगे। इसके बाद में जायांग। जायांग क्या होता है, एक अंडपी। क्या होता है, एक अंडपी, द्विअंडपी या त्रिअंडपी भी हो सकता है। इसके बाद में है दोस्तों पुष्प सूत्र। पुष्प सूत्र देखिए बीआर, बीआरआई मतलब असैपत्री भी होता है इसमें, ग्रेमेनिकुल में। और क्या होता है, सैपत्री भी होता है। इसके बाद में है इसमें जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, मादा पुष्प भी होते हैं और क्या होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। और इसके बाद में है नर पुष्प भी होते हैं। नर पुष्प भी होते हैं और मादा पुष्प भी होते हैं। और इसमें क्या होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। इसके बाद में है पी, क्या है, प्रीदल। प्रीदल कितने पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें 2 या 3 पाए जाएंगे। कितने पाए जाएंगे, 2 या 3। इसके बाद में है दोस्तों 2 या 3 मतलब जो ग्रेमिनिकुल होते हैं या तो 2 पाए जाएंगे या 3 पाए जाएंगे। इसके बाद में है ए। ए में क्या होता है, पुंकेसर। पुंकेसर 3 या 3+3। 3+3 किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों
इसके बाद में है कि दोस्तों इसमें जो ग्रेमिनी कुल होता है, इसमें पॉलिनेशन कौन सा पाया जाता है दोस्तों, इसमें पाया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है। और किसके द्वारा होता है, मोस्टली ये विंड के द्वारा या हवा के द्वारा होता है। इसका भ्रूणपोषी जो सीड होता है वो कैसा होता है, भ्रूणपोषी होता है। और जो इसका फ्रूट्स होता है वो किस नाम से जानते हैं, उसको कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कैरियोप्सिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे अपना टॉपिक है दूसरा, आगे है सोलेनेसी कुल की फ्लोरल बायोलॉजी। क्या है दोस्तों, सोलेनेसी कुल की फ्लोरल बायोलॉजी। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें पुष्पक्रम क्या होता है, पुष्पक्रम होता है एकल अंतस्थ। क्या होता है, एकल अंतस्थ। इसमें है पुष्प, पुष्प क्या है, सपत्री है। इसके बाद में है सवरंत होता है, द्विलिंगी होता है, पूर्ण होता है, और क्या होता है, तिर्जा सम्मित होता है। क्या होता है, सपत्री मतलब इसमें क्या होता है, बीआर। क्या होता है, बीआर होता है इसमें पुष्प। इसके बाद में है, इसमें बाह्य दल या कैलिक्स कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। मतलब बाहर के आवरण में कितनी संरचना बनानी पड़ेगी अपने को, 5 बनानी पड़ेगी। नीचे जो सपत्री की संरचना बनानी पड़ेगी। और बाह्य दल कैसे होते हैं, संयुक्त होते हैं, नलिकाकार होते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है पुंमंग या पुंकेसर। मतलब इसमें पुंकेसर कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। द्विअंडपी जायांग होता है, युक्तांडपी पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों सोलेनेसी कुल की जो है बायोलॉजी है, इसमें देखो सबसे है बीआर। बीआर मतलब सपत्री। क्या है दोस्तों, सपत्री है। इसके बाद में है, इसमें क्या है, द्विलिंगी जो पुष्प है वो कैसा पाया जाता है, द्विलिंगी होता है। और ये क्या होता है, तिर्जा सम्मित होता है। क्या होता है, तिर्जा सम्मित होता है। और इसमें क्या पाया जाएगा, मात्रक्स पाया जाएगा। इसके बाद में है के, जो बाह्य दलपुंज है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कोरोला परिदल या दलपुंज कितने होते हैं, 5 होते हैं। और जो पुंमंग पुंकेसर होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। और इसके बाद में है जो उदरवर्ती होता है, जायांग क्या होता है, उदरवर्ती होता है, कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपको ये ऊपर एक साइन दिख रहा होगा, ये साइन दोस्तों इस चीज का है कि ये जो कोरोला है, दलपुंज है, और ये पुंकेसर है, ये आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, जुड़े हुए होते हैं। आई होप आपको ये फ्लोरल फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है कंपोजिटी। क्या है दोस्तों, कंपोजिटी फैमिली का। कंपोजिटी फैमिली का क्या होगा दोस्तों, देखिए पुष्प, पुष्प क्या होगा, सपत्री होगा। क्या होगा दोस्तों, सपत्री होगा, द्विलिंगी होगा, और तिर्जा सम्मित होगा। कैसा होगा, सपत्री मतलब बीआर होगा, और द्विलिंगी होगा, तिर्जा सम्मित होगा। इसके पुष्प क्रम को क्या बोलेंगे, कैपिचुलम या हेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिचुलम या हेड बोलेंगे। इसके बाद में है, इसमें बाह्य दल। बाह्य दल कितने पाए जाते हैं, बाह्य दल होते हैं इसमें 5। कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। इसके बाद में है दोस्तों जो दलपुंज है, दलपुंज 5 होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किसके साथ, पुंकेसर के साथ। 5 पुंकेसर इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में युक्तांडवी या द्विअंडवी या अधोवर्ती इसका क्या है, जायांग है। देखो बीआर मतलब सपत्री का युक्त, मात्रक्स या तिर्जा सम्मित होता है, द्विलिंगी होता है। और इसमें पुंकेसर कितने पाए जाते हैं, 5 पाए जाते हैं। इसमें एक विशेषण पाई जाती है, बोलते हैं के बाद में है कोरोला कितने पाए जाते हैं, 5 या पुंकेसर पाए जाते हैं, 5 पाए। और जो जायांग होता है वो कितने पाए जाते हैं, 2 या युक्त होते हैं। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अपने फेबेसी कुल की क्या है, फेबेसी कुल की फ्लोरल बायोलॉजी। दोस्तों वो इसमें मेंशन नहीं की गई है, वो मैं बता देता हूँ आपको। जो फेबेसी कुल होता है दोस्तों, फेबेसी कुल में जो पुष्प होता है, पुष्प कैसा होता है, पुष्प होगा दोस्तों इसमें सपत्री पुष्प होगा, सवरंत होगा मतलब वरंत के साथ होगा, द्विलिंगी होगा, और एक व्यास सम्मित होगा। कैसा होगा दोस्तों, सवरंत होगा, सवरंत हो गया, द्विलिंगी हो गया, सपत्री हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक व्यास सम्मित। क्या हो जाएगा, एक व्यास सम्मित। ये तो हो जाएगा पुष्प। इसके बाद में है दोस्तों पुष्प क्रम। इसका पुष्प क्रम कैसा पाया जाता है, ग्रेमिनी कुल का। ग्रेमिनी कुल का दोस्तों ये पुष्प क्रम पाया जाता है एसिमाक्स। क्या होता है, एसिमाक्स होता है, एसिमाक्स पुष्प क्रम होता है इसका।
इसके बाद में है दोस्तों पुष्पक्रम की बात कर लिए। इसके बाद में है इसमें बाह्य दल या कैलिक्स कितने पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें बाह्य दल या कैलिक्स पाए जाते हैं, बाह्य दल या कैलिक्स। इसमें बाह्य दल या कैलिक्स 5 पाए जाते हैं दोस्तों। ये कैसा होता है, संयुक्त कोर छादी, संयुक्त कोर छादी होता है। इसके बाद में है दोस्तों दलपुंज, क्या है, जो ग्रेमिनिकुल है इसमें टोटल कितने पाए जाते हैं, टोटल 5 दलपुंज पाए जाते हैं। टोटल कितने दलपुंज पाए जाते हैं, 5 दलपुंज पाए जाते हैं। ये 3 भागों में डिवाइड होते हैं, कैसे, एक तो एक होगा, एक दो होंगे, एक दो होंगे। इनको क्या बोलेंगे, कील, इनको क्या बोलेंगे, पक्ष, इनको क्या बोलेंगे, छत्रक। ठीक, पहला क्या आ गया, छत्रक आ गया, दूसरा पक्ष आ गया, तीसरा क्या आ गया, कील। ये जो दलपुंज 3 भागों में डिवाइड होते हैं, ये तो पाए जाते हैं पश्च सिरे पर, पीछे वाले सिरे पर पाए जाते हैं। छत्रक एक जो पाया जाएगा वो पीछे वाले सिरे पर पाया जाएगा, ये पार्श्व सिरे में पाया जाएगा और ये अग्र सिरे पर पाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब अपन ने दलपुंज की बात कर ली। दलपुंज के बाद में इसमें है पुमंग। पुमंग इसमें कितने पाए जाते हैं, 9+1। पुमंग या पुंकेसर इसमें पाए जाते हैं 9+1। कितने पाए जाते हैं, टोटल 10 पाए जाते हैं, 9+1 पाए जाते हैं पुंकेसर। इसके बाद में है जायांग, क्या है दोस्तों, जायांग। जायांग में क्या होगा दोस्तों, एक अंड भी जायांग होगा, एक अंडपी होगा। इसके बाद में अधोवर्ती होगा और बीजान्यास कैसा होगा, सीमांत, अधोवर्ती और सीमांत बीजान्यास। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों पुष्प सूत्र की ओर। पुष्प सूत्र लिखते हैं इसका, जो ग्रेमिनी या ग्रेमिनी सॉरी इसका फेबेसी फूल का जो पुष्प सूत्र है दोस्तों, वैसे तो मैंने ऊपर जो डिटेल बनाई उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, पर पुष्प सूत्र लिख लीजिए आप एक बार। फ्लोरल डायग्राम आपको बना के आना है, वो मैंने ऊपर बता दिया था किस फॉर्मेट से बना के आना है। इसमें क्या पाया जाता है, सबसे पहले होगा BR, सहपत्री का युक्त हो गया। BR के बाद में परसेंटेज का साइन, फिर इसके बाद में द्विलिंगी, द्विलिंगी हो जाएगा। इसके बाद में इसमें कितने थे, बाह्य दलपुंज कितने थे, बाह्य दल थे इसमें 5। कितने थे दोस्तों, 5 थे। इसके बाद में C, कोरोला कितने थे, 5 थे। कितने भागों में थे, 1 + 2 + 2। इसके बाद में ए कितने थे, 9+1। कितने थे, 9+1। इसके बाद में जायांग, जायांग क्या था, अधोवर्ती था और कितना था, एक अंडपी था। क्या था, एक अंडपी था। तो ये इसका क्या हो जाएगा, पुष्प सूत्र हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। फ्लोरल बायोलॉजी आपको समझ में आई होगी। इसके पहले अपन ने सभी टॉपिक चर्चा कर लिए, तो 12 टॉपिक जो अपने थे उनमें जो अपने को पूछा गया था वो सभी कवर हो गया। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, उनकी अपन चर्चा अलग से कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद में है चिकपी। चिकपी कितने भागों में बटा हुआ होता है, 2 भागों में, देसी चना और काबुली चना। देसी जो देसी चना होता है उसके दाने क्या होते हैं, छोटे होते हैं और काले होते हैं। भारत में इसकी खेती की जाती है। काबुली चने के बड़े और क्रीम के जैसे दाने होते हैं और अफगानिस्तान में इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसके बाद में है दोस्तों चने के पॉड में कितने बीज पाए जाते हैं, 2 से 3 पॉड पाए जाते हैं। कितने पॉड पाए जाते हैं दोस्तों, 2 से 3 पॉड पाए जाते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों, एक ये देख लो, गेहूं होता है। गेहूं का क्लासिफिकेशन अपने को पूछता है बहुत बार। जो इनकॉर्न गेहूं है इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम मोनोकम। गुणसूत्र 14 पाए जाते हैं। इसके बाद में ईमर गेहूं का बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम डाइकोकम। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 28 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ड्यूरम गेहूं के कितने, ट्रिटिकम ड्यूरम कितने पाए जाते हैं, 28। स्पेल्ट गेहूं ट्रिटिकम स्पेल्टा कितने पाए जाते हैं, 42। इसके बाद में दोस्तों ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम एस्टिवम कितने पाए जाते हैं, 42 गुणसूत्र। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है 13वां टॉपिक। कौन सा है दोस्तों, 13वां टॉपिक है
देखिए दोस्तों, अपने 12 टॉपिक में सभी चर्चा कर ली। इनके क्वेश्चन कोई बाहर ट्यूशन नहीं आता है, बाहर से कोई क्वेश्चन भी आएगा तो मैं करवा दूंगा, ओल्ड पेपर के जो क्वेश्चन है वो मेंशन कर दूंगा। इसके बाद में है मॉडर्न अप्रोचेज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड्स एंड वेराइटीज एंड किसके लिए, यील्ड के लिए, एडोप्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस के लिए, और टॉलरेंस के लिए, और क्वालिटी के लिए। दोस्तों ये अपने को पूछ रहा है कि जो अभी मॉडर्न की अप्रोचेज है, जो आधुनिक अवधारणाएं हैं, किसकी क्रॉप की जो वेराइटी है उसको डेवलप करने की, कैसी किसके लिए वैरायटी डेवलप करने की, यील्ड के लिए, उपज अधिक के लिए, अनुकूलनशीलता के लिए, स्थिरता के लिए, अबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस के लिए, टॉलरेंस के लिए, क्वालिटी के लिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अधिक उपज के लिए जो अपन किस्में तैयार, इस टॉपिक में अपने को पूछ रहा है कि जो अधिक उपज के लिए अपन किस्में तैयार करते हैं उनकी कोई आधुनिक तकनीक बताइए जिसके द्वारा अपन क्या कर सकें, उनकी किस्में तैयार कर सके। पहले जो भी अपन तकनीक अपनाते थे उनमें टाइम अधिक लगता था, पर जो वर्तमान समय में है अपन उतने टाइम 5-7 वर्ष लग जाते थे एक किस्म को तैयार करने में। पर आजकल आधुनिक तकनीकें आ गई है, उनके द्वारा क्या कर सकते हैं, कम समय में भी क्या कर सकते हैं, किस्में तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई बायोटिक स्ट्रेस है, अबायोटिक स्ट्रेस है, उनको सहन करने की क्षमता वाली किस्में तैयार करना, टॉलरेंस को सहन करने वाली क्षमता जो किस्में हैं वो तैयार करना, क्वालिटी वाली किस्में तैयार करना, अनुकूलनशीलता जो किसी भी क्षेत्र में अनुकूल हो उन किस्मों को तैयार करना, स्टेबिलिटी स्थिरता अभी बात करेंगे क्या होती है ये, इसके लिए किस्में तैयार करना। प्राचीन समय की जो विधियां थी उनमें क्या लगता था, स्वयं में दिख लगता था। जो नवीन टेक्निक है, नई तकनीकें हैं, उनमें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वो किस पर बेस्ड है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और पारंपरिक जो विधियां थे उनसे फूड प्रोवाइड नहीं हो सकता, मतलब पारंपरिक विधियों में एक किस्म तैयार करने में ही 5-7 वर्ष लग जाते थे, फिर उसका ट्रायल वगैरह होगा, परीक्षण वगैरह होगा, तो इसमें टाइम बहुत लगता था। अब जो मॉडर्न अप्रोचेज है वो कौन कौन सी है दोस्तों, देखिए। पहली है टिश्यू कल्चर। पहली क्या है, टिश्यू कल्चर, अभी डिटेल से भी देखेंगे। टिश्यू कल्चर में क्या होता है दोस्तों, उत्तक संवर्धन। किसी भी पौधे का क्या ले लिया, उत्तक ले लिया या कोई भी भाग ले लिया, उसका क्या करेंगे, एक पोषक माध्यम पर अपन क्या करेंगे, संवर्धन करेंगे और उससे क्या करेंगे, एक पौधा तैयार करेंगे। ये क्या है, एक आधुनिक तकनीक है, इसमें टाइम कम लगता है। इसके बाद में है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करते हैं दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जीन स्थानांतरण करते हैं। पौधों में कोई जीन स्थानांतरण, जैसे कोई लक्षण है, जैसे मान लो अधिक उपज या दानों का आकार अधिक है, तो दानों के अधिक आकार का जो जीन है वो किसमें स्थानांतरित कर देंगे, जिसमें अधिक मोटे धान्य के लेने हैं। अब जैसे मान लो कोई एक पौधा है, एक पौधे में है कोई डिजीज नहीं लग रही, तो डिजीज नहीं लगने वाला जीन किसमें स्थानांतरित कर देंगे, डिजीज लगने वाले क्रॉप में कर देंगे। इसके बाद में है दोस्तों जीन ट्रांसफर बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण करके क्या करना, उनमें जीन का स्थानांतरण करना। इसके बाद में है इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर, मतलब एक ही प्रजाति होती है उसकी दो किस्मों के बीच में क्या करना, जीन का ट्रांसफर करना, ये हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर। इसके बाद में है दोस्तों जीन ट्रांसफर बाय नॉन सेक्सुअल मेथड, जैसे टिश्यू कल्चर हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ, ये नॉन सेक्सुअल मेथड है। इनके द्वारा अपन क्या करते हैं, जीन ट्रांसफर करके क्या करते हैं, क्रॉप की वेराइटीज वगैरह विकसित करते हैं। तो ये आधुनिक तकनीकें हैं दोस्तों। आपने इनके बारे में तो पढ़ रखा होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या था। ये पढ़ना है, आधुनिक तकनीकें पढ़नी है। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है स्टेबिलिटी क्या होती है, जो अभी अपन ने बात की थी वो स्टेबिलिटी क्या होती है, वातावरण के प्रति फसल के जीनोटाइप में स्थिरता लाना। क्या, वातावरण के प्रति किसी फसल में जीनोटाइप में स्थिरता लाना। जैसे वातावरण तो चेंज होता रहता है, पर जो जीनोटाइप है, फसल के जीनोटाइप है, उनमें क्या करना, स्थिरता लाना। ये क्या कहलाता है दोस्तों, स्टेबिलिटी। क्या कहलाता है, स्टेबिलिटी कहलाता है। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है वातावरण में परिवर्तन का फसलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये स्टेबिलिटी अगर किसी क्रॉप में ले आते हैं तो इसके बाद में वातावरण में जो भी परिवर्तन होता है उसका फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद में एडेबिलिटी
एबिलिटी, नए वातावरण में ग्रो करने की क्षमता विकसित करना। एडेप्चर, एडेप्चर का मतलब होता है दोस्तों टू फिट, क्या होता है, टू फिट होता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की और अप्रोचेज के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। पहली है टिश्यू कल्चर। क्या है टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, एंथर कल्चर। क्या करते हैं दोस्तों, एंथर कल्चर। किसी पौधे का क्या लेते हैं, नर भाग लेते हैं, उसका कल्चर संवर्धन करके क्या करते हैं, उससे पौधा तैयार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंथर कल्चर। एम्ब्रियो, किसी पौधे का क्या लेंगे, भ्रूण भाग लेंगे, उसका क्या कर देंगे, संवर्धन माध्यम पे संवर्धन करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, पौधा तैयार करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो कल्चर। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल ही लिखनी है क्योंकि 3 पेज का क्वेश्चन है, 3 पेज में तो ये वीडियो वगैरह ही आ जाते हैं। इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। अगर किसी को डिटेल से करोगे तो डिटेल से, अगर पूछ रहा है तो डिटेल से करो, अगर एक को कोई किसी का नाम देकर डिटेल से पूछ रहा है तो डिटेल से करो। वैसे अभी तक कोई पूछा नहीं गया है, म्यूटेशन ब्रीडिंग पूछा गया है, वो आगे मैं बता दूंगा। एंथर कल्चर हो गया, इसके बाद में एम्ब्रियो कल्चर हो गया। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन डिटेल से अपन चर्चा करेंगे, पूछा गया भी क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो जो प्रोपेगेशन होता है इसमें क्या करते हैं दोस्तों, सूक्ष्म संवर्धन क्या करते हैं, जैसे टिश्यू कल्चर हुआ, ये सभी किसमें आते हैं, एंथर कल्चर हुआ। जो पौधे के जो भाग होते हैं उनके द्वारा क्या करना, किस्म तैयार करना, इनमें आता है। माइक्रो प्रोपेगेशन, जैसे आपने देखा होगा प्रोपेगेशन, उसमें पौधे के विभिन्न भाग लेकर क्या करते हैं, प्रोपेगेशन करते हैं, वही हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़कर क्या करना, दो किस्मों के प्रोटोप्लास्ट को आपस में जोड़कर क्या करना, किस्म तैयार करना, ये क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों एंथर कल्चर की। एंथर कल्चर क्या होता है, नर भाग, जो पौधे का नर भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर को क्या करना, पौधे से अलग करना, पौधे के नर भाग को पौधे से अलग करना। इसके बाद में क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज्ड करते हैं। क्या करते हैं, स्टरलाइज्ड करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, एंथर का संवर्धन करते हैं और नए पौधे का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये क्रिया क्या होगी, एंथर कल्चर हो गई। इसके बाद में है एम्ब्रियो कल्चर। क्या है दोस्तों, एम्ब्रियो कल्चर। क्या है दोस्तों, एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में देखिए दोस्तों, एम्ब्रियो कल्चर में क्या होता है, पौधे का जो भ्रूण भाग होता है, पौधे का क्या होता है, भ्रूण भाग होता है, उसको क्या करते हैं, भ्रूण संवर्धन के द्वारा क्या करते हैं, नए प्लांट में विकसित करते हैं। मतलब भ्रूण संवर्धन, पहले भ्रूण भाग को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, अलग करने के बाद में स्टरलाइज्ड करके उसको क्या करते हैं, नए प्लांट में क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं। इसमें एक तो मेच्योर होता है, एक इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर होता है। मतलब एक में तो क्या लेते हैं, मेच्योर एम्ब्रियो लेते हैं, एक में क्या लेते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो लेते हैं। इसके बाद में है दोस्तों सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन देखिए दोस्तों, पादपों के दो विभिन्न किस्मों, मतलब क्या करते हैं, पादप के दो विभिन्न किस्मों से क्या लेते हैं, प्रोटोप्लास्ट लेते हैं। ये दोनों युग्मित होकर क्या करते हैं, संकर प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं। ये आगे चलकर क्या करते हैं, नए पादप का निर्माण करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसकी डिटेल से भी चर्चा करेंगे। दोबारा से सुन लीजिए कि दो विभिन्न किस्मों से क्या करेंगे, अलग अलग प्रोटोप्लास्ट अलग करेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, ये युग्मित होकर प्रोटोप्लास्ट, संकर प्रोटोप्लास्ट तैयार करेंगे। इसके बाद में जो आगे चलकर क्या कर देंगे, नए पादप को जन्म दे देंगे। इसको क्या बोलते हैं, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर है सोमोक्लोनल वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जो कोशिकाएं होती है उनके जो इनविट्रो संवर्धन से प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं या पौधों में पाई जाने वाली विविधता। मतलब क्या करते हैं, कोशिकाओं के इनविट्रो जो संवर्धन होता है उससे प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की कोशिकाओं या पौधों में पाई जाने वाली विविधताओं क्या बोलते हैं, सोमोक्लोनल वेरिएशन। ये क्या होता है, एक तो मात्रात्मक होता है, एक गुणात्मक लक्षणों में भिन्नता होती है। इसके बाद में है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। क्या होता है दोस्तों, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसमें क्या करते हैं, जो दो विभिन्न जातियां हैं उनके क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्टों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, आपस में ऐड करते हैं। इसके द्वारा जो प्लांट तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्लांट प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। इसके बाद में है माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर विधि द्वारा पौधों का उत्पादन माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर विधि के द्वारा जो भी अपन पौधों का उत्पादन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन मेथड बोलते हैं। पौधे के छोटे छोटे हिस्सों का यूज करके अपन क्या करते हैं, पौधा उत्पन्न करते हैं। अब इस
इसके बाद में है दोस्तों, इसमें कोशिकाओं का भी यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लेक्शन भी करते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन होती है, उसमें क्या करते हैं मल्टीप्लेक्शन, पौधों का क्या करते हैं मल्टीप्लेक्शन भी करते हैं। इसके बाद में है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या है दोस्तों सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन? डेफिनेशन की बात कर ली थी कि क्या करते हैं, दो किस्मों के क्या लेते हैं प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, उनको क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं, इससे क्या बनता है सोमेटिक हाइब्रिड बनता है। सोमेटिक हाइब्रिड से अपन क्या करते हैं बाद में नया पौधा बनता है। दोस्तों दो स्पीकी क्या है, दो लीव, क्या है दो स्पीसीज की क्या दो लीव्स है, इनके क्या करते हैं जो प्रोटोप्लास्ट होता है इनका क्या होता है प्रोटोप्लास्ट होता है, उसको क्या करते हैं अलग करते हैं। क्या करते हैं इनके प्रोटोप्लास्ट को अलग कर लिए, लीव्स के प्रोटोप्लास्ट को क्या कर लिए अलग कर लिए। अलग करने के बाद में जो भी मान लो अपने को ऐच्छिक प्रजातियां होती है, उनके जो प्रोटोप्लास्ट है उनको क्या कर लिया अलग कर लिया। अलग करने के बाद में दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में क्या होगा आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ सोमेटिक सेल। मतलब क्या करते हैं जो सोमेटिक सेल्स होती है और जो सोमेटिक सिलेक्शन सॉरी सेल्स होती है उनका क्या करते हैं सिलेक्शन करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल, जो हाइब्रिड सेल्स बनी सोमेटिक सेल्स बनी, इनसे क्या होता है इनका कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद में हाइब्रिड प्लांट विकसित होता है। इसके बाद में प्लांट को उगाकर अपन क्या करते हैं लक्षणों का मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है अपना एप्लीकेशन, मतलब जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका क्या क्या यूज होता है। इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेटिक क्रॉस करवा सकते हैं। मतलब क्या होता है इसमें इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेटिक क्या करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं। रोग रोधी और जीन स्थानांतरण, मतलब लीव ब्लाइट, जैसे कोई लीव ब्लाइट बीमारी है उसमें रोग रोधी जीन का क्या करेंगे स्थानांतरण करेंगे। इसके बाद में सोमोक्लोनल वेरिएशन, इसमें क्या करते हैं मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों को में क्या करते हैं चेंजेज करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों विविधता का उत्पादन। सोमोक्लोनल वेरिएशन से क्या होता है विविधता का उत्पादन होता है। कैसे उपज वगैरह हर्बिसाइड वगैरह और तापमान प्रतिरोधी ये अपन कब कर सकते हैं जब विविधता होगी। कब होगी जब विविधता होगी तभी अपन क्या कर सकते हैं सोमोक्लोनल वेरिएशन या अधिक उपज वगैरह हर्बिसाइड रेसिस्टेंट वगैरह तापमान प्रतिरोधी वगैरह बना सकते हैं। इसके बाद में है रिकॉम्बिनेट डीएनए। रिकॉम्बिनेट डीएनए में क्या होते हैं दोस्तों पौधों में जीन स्थानांतरित करवा कर क्या करते हैं वांछित लक्षण पौधे में लाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें बीटी कॉटन का एग्जांपल दे रखा है। बीटी कॉटन में जो क्राई जीन थी उसका क्या करवाया गया था स्थानांतरण करवाया गया था। इसके बाद में है फ्लेवर सेवर टोमेटो। फ्लेवर से टोमेटो में क्या करते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जो एंजाइम होता है उसको क्या करते हैं उसको कम करते हैं। तो ये भी किसकी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ट्रांसजेनिक जो मेज होती है वो भी किसका उदाहरण है इसी का उदाहरण है। इसके बाद में है प्रोडक्शन सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉस पॉलिनेटेड और वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड। दोस्तों अपने को बताना है कि जो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है उनमें बीज उत्पादन अपन कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पहली है मास सिलेक्शन समूह चयन द्वारा। इसके बाद में प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा, दो तो सिलेक्शन हो गए मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। इसके बाद में है पेडिग्री मेथड। क्या हो जाएगा दोस्तों पेडिग्री मेथड। इसके बाद में बल्क मेथड। इसके बाद में बैक क्रॉस मेथड। इसके बाद में मल्टीपल क्रॉस मेथड। इसके बाद में प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब पादप पुनर्स्थापन के बारे में तो मैं पहले बता ही चुका हूँ। इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं बीज उत्पादन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको भी यहाँ पर रहने दें, ये ओनली ब्रीडिंग मेथड में काम में आता है, सीड का प्रोडक्शन करने में काम नहीं आता। देखिए दोस्तों ये 6 मेथड किसके हैं, ये 6 मेथड है दोस्तों सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप्स होती है उनमें क्या करते हैं उनमें अपन करते हैं सीड का प्रोडक्शन। दोस्तों ये अपन आपने 12th की बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है उसके चैप्टर में, उसमें क्या था ये सभी सिलेक्शन वगैरह ये सभी दे रखे थे, सभी मेथड दे रखे थे। तो अब अपन इनकी चर्चा डिटेल से भी करेंगे। पहले आप इतना ही याद रखो कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में कौन कौन सी तकनीकें काम में लेते हैं जो क्या किस काम में आती है सीड प्रोडक्शन के काम में आती है। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की और। आगे है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में बीज उत्पादन की तकनीकें। पहला क्या है मास सिलेक्शन, दूसरा है रिकरेंट सिलेक्शन। मास सिलेक्शन एक क्या है पुरानी तकनीक है। रिकरेंट सिलेक्शन, रिकरेंट सिलेक्शन में सरल आवर्ती चयन होता है, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए होता है, विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए होता है, युद्धक्रम आवर्ती चयन होता है। पादप पुनर्स्थापन
ये भी सीड प्रोडक्शन की टेक्निक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अपने को ध्यान किस किस चीज का रखना है, कौन कौन सी ज्यादा याद रखनी है। एक तो बल्क मेथड याद करना है, एक पेडिग्री मेथड याद करना है, एक बैक क्रॉस मेथड याद करना है। ये तीन चीज आपको याद जरूर होनी चाहिए। इनकी अब भी डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद में है दोस्तों मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या है, एक ओल्ड मेथड है। इनमें अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ओनली सेल्फ पॉलिनेटेड सीड प्रोडक्शन के लिए पूछा गया है। फिर भी इनको एक बार रीडिंग मार के चले जाना, पीडीएफ में ऐड कर रखा है। अब है दोस्तों सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स इन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। मतलब अपने को बताना है सीड प्रोडक्शन की टेक्निक किसमें बतानी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड क्रॉप्स में। जो वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा जो क्रॉप्स होती है उनमें क्या बतानी है, सीड प्रोडक्शन की टेक्निक बतानी है। इनमें क्या हो जाएगा, एक तो क्लोनल का सिलेक्शन करके क्या करते हैं, क्लोनल का सिलेक्शन कर लेंगे, उसके बाद में उसमें क्या करेंगे, सीड प्रोडक्शन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों क्लोनल सिलेक्शन। इसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन संकरण के द्वारा, इसके बाद में हो जाएगा म्यूटेशन ब्रीडिंग, इसके बाद में हो जाएगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इंटर स्पेसिफिक तो आप जानते ही होंगे, इंटर स्पेसिफिक किसको बोलते हैं, एक ही प्रजाति की किस्मों के मध्य क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन करना। म्यूटेशन ब्रीडिंग अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद में है दोस्तों पेडिग्री मेथड देख लीजिए। पेडिग्री मेथड क्या होता है, पेडिग्री मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, F2 के बाद में, F2 के बाद में जो भी पीढ़ियां होती है उनमें क्या करते हैं, एकल पौधों का चयन करते हैं। F2 के बाद में क्या करते हैं, एकल पौधों का चयन किया जाता है और उनकी संततियों को अलग अलग कतारों में उगाया जाता है। मतलब क्या करेंगे, एकल पौधों का चयन करेंगे और क्या करेंगे, अलग अलग कतारों में उगाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों आगे हैं सभी चयन किए गए जो पौधे होते हैं उनके जनक होते हैं, पूर्वज पौधे होते हैं, उनका क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वंशावली रिकॉर्ड। और इस विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों, इस विधि को बोलते हैं वंशावली विधि। इसके बाद में है बल्क मेथड। बल्क मेथड में क्या होता है, इसको दिया था किसने, निल्सन ए हिल ने 1908 में। इसमें क्या करते हैं, जो विसंयोजी पीढ़ियां होती हैं उनको किसमें उगाते हैं, पुंज में उगाते हैं। कैसे उगाते हैं, पुंज में उगाते हैं। इसके बाद में है बैकक्रॉस। बैकक्रॉस में क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों F1 के बाद की पीढ़ियों का जो संबंध है वो F1 के एक जनक से करवाया जाता है। मतलब F1 के बाद में जो पीढ़ियां होगी उनका किससे करवाया जाता है, संकरण F1 के एक जनक से करवाया जाता है। इसमें क्या होती है, जो नई किस्में में जो जीनोटाइप होते हैं वो उस जनक के क्या होते हैं, समान होते हैं लगभग। और प्रत्येक संकरण कहाँ पर यूज किया जाता है दोस्तों, प्रत्येक संकरण का जो जनक यूज लिया जाता है संकरण के लिए उसको तो बोलते हैं आवर्ती जनक, और जो दूसरा जनक होता है उसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती जनक। जो प्रत्येक संकरण या बैकक्रॉस मेथड है ये लगभग कीट रोधी वगैरह, जो डिजीज रोधी वगैरह जो किस्में तैयार करते हैं उनमें काम में लिया जाता है। अब दोस्तों ये मेथड कौन सा है, ये है वंशावली विधि या पेडिग्री मेथड। अब आपको किसी में पूछ ले, चाहे चने में पूछ ले, चाहे गेहूं में पूछ ले, चाहे किसी में भी पूछ ले कि इसमें वंशावली विधि द्वारा क्या कीजिए, वंशावली विधि का वर्णन कीजिए डिटेल से, तो आपको ये बना के आनी है। आई होप आप समझे होंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, वंशावली में मैंने कहा था अभी रिकॉर्ड रखते हैं और क्या करते हैं, F2 तथा इसके बाद की विधियों को क्या करते हैं, F2 के बाद भी वो एकल लाइनों में या एकल पौधों के रूप में उगाते हैं, एकल पादप संततियां उगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जनकों का संकरण करवाएंगे। 2 जनक लिए उनके मध्य संकरण करवा दिया। जो पीडीआई उनमें क्या करते हैं, 10 से 30 बीजों को क्या करते हैं, समुचित दूरी पर उगाएंगे और इसके बाद में क्या करेंगे, पुंज में ही क्या करेंगे, कटाई करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, समुचित दूरी पर उगाते हैं उनको और 100 से 150 पौधे को क्या कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, उनको एकल पादप संततियों में उगाते हैं। इसके बाद में है F7 पीढ़ी में क्या करते हैं, प्रारंभिक उपज का परीक्षण करते हैं और गुणों का क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों F8 से लेके F10 तक क्या करते हैं, इसमें समन्वित उपज परीक्षण क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। इसके बाद में F11 में क्या करते हैं, बीजों का गुणन करते हैं और वितरण करते हैं। ये जरूर याद करनी है दोस्तों पेडिग्री मेथड आपको। इसके बाद में है दोस्तों ये क्वेश्चन भी पूछा गया है गेहूं में, मैं अभी डिटेल से चर्चा करूंगा इस क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद में है दोस्तों
पुंज विधि क्या है, बल्क मेथड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अपने को क्या बात करनी है, पुंज विधि की बात करनी है, बल्क मेथड की बात करनी है। बल्क मेथड में क्या करते हैं, इसकी कटाई वगैरह पुंज में ही करते हैं। किस में करते हैं, पुंज में ही करते हैं। सबसे पहले दो क्या लेंगे, दो जनक लिए, जनक के मध्य क्या करवाया, संकरण करवाया। इसके बाद में क्या हुई, अपने को एफएनपीडी प्राप्त हुई। एफएनपीडी को क्या करेंगे, समुचित दूरी पर उगाएंगे और पुंज में क्या करेंगे, कटाई मटाई करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, वापस से उगाते हैं। वापस से उगाने के बाद में क्या करते हैं, इनकी पुंज में ही क्या करते हैं, कटाई करते हैं। इसके बाद में यही प्रोसेस किस में कहाँ तक करते हैं, F6 तक करते हैं। F7 में क्या करते हैं, वही क्या करेंगे, अपने समुचित दूरी में उगाएंगे और प्रत्येक प्रत्येक पौधे की क्या करेंगे, कटाई करेंगे। इसके बाद में एकल पादप संततियों को कब उगाते हैं, F8 में उगाते हैं, F8वीं पीढ़ी में उगाते हैं। इसके बाद में प्रारंभिक उपज परीक्षण F9 में करते हैं। इसके बाद में समन्वित उपज परीक्षण कब करते हैं, F10 से लेके F12 तक करते हैं। इसके बाद में लास्ट में क्या करेंगे, इसमें गुणन कर लेंगे, जो सीड होते हैं उनमें गुणन कर लेंगे और क्या कर देंगे, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये दोनों मेथड याद करने हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। अब है बेक्रॉस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों मेथड तो याद कर ही लेना, वो तो चाहे याद हो या नहीं हो। बेक्रॉस मेथड, बेक्रॉस मेथड की पहले डेफिनेशन देख लीजिए दोस्तों। डेफिनेशन मैंने अभी करवा दी थी पहले ही आपको। अब इसमें है दोस्तों, इसमें मैंने कहा था कि एक तो अनावर्ती जनक होता है, एक आवर्ती जनक होता है, जिसको अपन किसके काम में ले, F1 के बाद में किसमें, संकरण के काम में ले, तो उसको क्या बोलते हैं, आवर्ती जनक बोलते हैं। जिसको काम में नहीं लेते वो क्या होते हैं, अनावर्ती जनक। एक तो बी जनक होता है, एक ए जनक होता है। ए कौन सा है, RR, स्मॉल RR, और ये क्या है, कैपिटल RR। इन दोनों के मध्य क्या करवाते हैं, दोनों के मध्य क्या करवाया दोस्तों, क्रॉस करवाया। क्रॉस के बाद में F1PD प्राप्त हुई अपने को। F1PD क्या प्राप्त हुई, RR, क्या हुई, RR प्राप्त हुई। अब इसके बाद में था कि बैक क्रॉस करवाते हैं, मतलब F1 के एक जनक के साथ क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो अपन इसमें आवर्ती जनक के रूप में इसको लिए, स्मॉल RR को। तो अब इसमें क्या करवाएंगे, इसमें ये साइन है कि इसमें क्या है, जो आवर्ती जनक है वो क्या है, RR। अब देखिए दोस्तों, ये RR तो अपने को FNPD प्राप्त हो गई। इसके बाद में ये जो RR है, ये अपन ने इससे क्या करवा रहे हैं, संकरण करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, आवर्ती जनक। इसे वापस संकरण करवाया, वापस संकरण करने के बाद में क्या करते हैं, वापस संकरण करने के बाद में वही आएगा RR। फिर इसका क्या करते हैं, संकरण करते हैं और क्या करते हैं, कीट परीक्षण करते हैं। रोधी पौधों को किससे करवाते हैं, जो रोधी पौधे होते हैं उनको किससे करवाते हैं, ऐसे प्रतीक संकरण करवाए जाते हैं। यही क्रियाएं दोहराते रहते हैं, कहाँ तक, BC5 तक। कहाँ तक, कौन सी पीढ़ी तक, BC5 तक यही क्रियाएं दोहराते रहते हैं। इसके बाद में अपने को क्या प्राप्त हुआ, RR प्राप्त हुआ। यहाँ पर भी क्या करते रहते हैं, कीट परीक्षण करते रहते हैं और स्वपरागण करवाते हैं। इसके बाद में एकल पादप संततियों को उगाते हैं नेक्स्ट में 9वें वर्ष में। इसके बाद में 10वें वर्ष में भी क्या करते हैं, एकल पादप संततियां उगाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, जो रोग रोधिता है इनका क्या करेंगे, उपज परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, उपज परीक्षण करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, बीजों का क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं और क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये रोग रोधिता और कीट रोधिता में यूज में ली जाने वाली क्या है, विधि है। चाहे प्रभावी जीन स्थानांतरण विधि हो, जो भी आपको पूछे प्रतीक संकरण में, तो आपको ये बना के आनी। ये तीनों मेथड जो मैंने ऊपर करवाए वो तो आपको करने ही है। इसके बाद में है दोस्तों, आगे की ओर चलते हैं। आगे है शुद्ध वंशक्रम। ये इतना जरूरी नहीं है, बस एक बार देख जाना आप इनको। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, किसी स्वपरागित प्रजाति होती है, कोई क्या होती है, स्वपरागित या सेल्फ पॉलिनेटेड प्रजाति होती है। इसमें क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं समयुग्मनिज की जो पौधे की संततियां होती हैं उनको क्या बोलते हैं, शुद्ध वंशक्रम। कोई स्वपरागित प्रजाति है, इसमें क्या होते हैं, पूर्णतया जो समयुग्मनिज जो पौधे होते हैं उनकी संततियों को क्या बोलते हैं, शुद्ध वंशक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, शुद्ध वंशक्रम। शुद्ध वंशक्रम में जीन प्रारूप, जीनोटाइप क्या होता है, समान होता है। क्या होता है दोस्तों, समान होता है, पर लक्षण प्रारूप क्या होता है, अलग अलग होता है। देखिए दोस्तों, ये अपना क्या है, शुद्ध वंशक्रम का समय है। देखिए दोस्तों, शुद्ध वंशक्रम में क्या होता है, शुद्ध वंशक्रम में होता है प्रथम वर्ष में अपन क्या कर देते हैं, पुरानी या देसी किस्म को उगाते हैं। पुरानी या देसी किस्म को उगा लिए। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, ये जो अपन पुरानी या देसी किस्म से ये जो उगाते हैं,
ये जो शुद्ध वंशक्रम प्रथम वर्ष में जो सीड उगाते हैं, ये कैसे उगाते हैं? जैसे लंबाई के आधार पर, पकने की अवधि के आधार पर और दानों का आकार, रोग रोधिता, इनके आधार पर बेस्ट से बेस्ट क्या करते हैं, पौधे का चयन करते हैं। इसके बाद में बीजों को अलग अलग एकत्रित करके दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, दूसरे वर्ष में क्या करते हैं, एकल पादप संतति में उगाते हैं। किसमें? एकल पादप संतति में उगा लिए। इसके बाद में क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद में इसमें उपज परीक्षण करते हैं। उपज परीक्षण के बाद में समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। क्या करेंगे? समन्वित उपज परीक्षण करेंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, बीजों का क्या करते हैं, गुणन करते हैं, मल्टीप्लेक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है। ये किस्म प्राप्त हो गई अपने को। मैंने बताया था कि प्योर लाइन किसके लिए यूज लिया जाता है, प्योर लाइन सिलेक्शन किसके लिए यूज ले सकते हैं, किस्म का विकास करने के लिए। तो मैंने बता दिया कि सबसे पहले क्या करते हैं, देसी किस्म में से बढ़िया पौधे का चयन कर लिए। चयन करने के बाद में उसको क्या करते हैं, उनमें से बढ़िया पौधे छांट कर एकल पादप संततियों में फिर उपज का परीक्षण करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, बीजों का गुणन करते हैं। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट है परपरागित फसलों में समूह चयन, मास सिलेक्शन। एक बार मास सिलेक्शन को भी देख लेना। 4 ही मेथड है, 3 तो मैंने पहले बता दिए, एक ये मास सिलेक्शन। इनको एक बार डिटेल से देख लेना और बाकी को रीडिंग मार के चले जाना, याद हो जाएंगे वैसे तो। मूल समष्टि होती है, मूल समष्टि को क्या करते हैं, उगाते हैं। मतलब अच्छे उत्कृष्ट जो लक्षण वाले पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं, उगाते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में इनको क्या करते हैं, मिश्रित बीजों को क्या करते हैं, अगली पीढ़ी में उगाएंगे और क्या करेंगे, द्वितीय चक्कर। फिर इसके बाद में ये जो चक्कर है, फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष है, इसको क्या करेंगे, 1 या 2 बार दोहराएंगे। एंड में क्या करेंगे, उपज परीक्षण करेंगे। यही क्या है दोस्तों, समूह चयन है। इसके बाद में है दोस्तों आगे की ओर सरल आवर्ती चयन। एक सरल आवर्ती चयन देखो। सरल आवर्ती चयन में वही क्या करते हैं, अपन पौधों का चयन करते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं, कोई भी खेत है, उसमें कोई वैरायटी लगा रखी है, उसमें से उत्कृष्ट पौधों का चयन करेंगे और उनमें प्रोसेस करके एकल पादप संततियां उगा के, समूह में उगा के, फिर बाद में एकल पादप संततियां उगा के, ऐसे क्या करते हैं अपन किस्मों का चयन करते हैं और बीजों का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ये मेथड है दोस्तों। अब इनमें ये सामान्य संयोजन क्षमता के लिए सही सरल आवर्ती चयन, इनको ओनली एक बार पढ़ जाना है। ये पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इनमें कोई समझाने की चीज नहीं है, बस ओनली आपको क्या करना है, इनको एक बार देख कर जाना है। और 9 इनमें से कोई क्वेश्चन आया, वो ऊपर जो मैंने मेथड बताए थे उनमें से आपको याद जरूर करना है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे हैं मल्टीपल क्रॉस मेथड। क्या है मल्टीपल क्रॉस मेथड? 2 या 2 से अधिक पौधों में किसी एक लक्षण के लिए क्या करवाते हैं, जब एक लक्षण की दृष्टि से संकरण करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉस मेथड। मतलब 2 या 2 से अधिक पौधे होंगे, उनमें संकरण करवाएंगे किसी एक लक्षण की दृष्टि से, उसको बोलते हैं बहुसंकरण। इसके बाद में है रिकरेंट सिलेक्शन, जो था अभी अपन ने बात की थी, वो हेज और गार्बर ने 1919 और ईस्ट और जोन्स ने कब दिया था, 1920 में स्वतंत्र रूप से दिया था। अब इसके बाद में है दोस्तों म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग से अपना क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग थी ये किसने दी थी दोस्तों, ये दी थी 1927 में। किसने ये दी थी, मुल्लर ने। अक्स किरणों के द्वारा क्या हुआ था, म्यूटेशन हुआ था। अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, इसमें पहले तो देखते हैं म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन होता है किसी भी पादप या जंतु के, किसी भी जीव के लक्षण में आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं, आकस्मिक जो चेंजेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन जन होते हैं, जो म्यूटाजन होते हैं। म्यूटेजन से क्या करते हैं, म्यूटेजन का उपयोग करके किसी जीव में उत्परिवर्तन प्रेरण को क्या बोलते हैं, मतलब म्यूटेजन का प्रयोग करके किसी जीव में क्या करना, उत्परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाता है। इस प्रकार प्रेरित उत्परिवर्तन जनों का पादप प्रजनन में, फसल सुधार में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, म्यूटेशन ब्रीडिंग के रूप में यूज किया जाता है। म्यूटाजन कितने प्रकार के होते हैं, जो उत्परिवर्तन जन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा हुआ है।
पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद में फिजिकल म्यूटेशन, इसमें क्या होते हैं, भौतिक होते हैं। इसमें अक्स किरणें आ जाएगी, गामा किरणें आ जाएगी, पराबैंगनी किरणें आ जाएगी। इसके बाद में केमिकल, केमिकल में कीटनाशक आ जाएंगे और कवकनाशक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, कीटनाशक आ जाएंगे और कवकनाशक आ जाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, बीज होते हैं। बीज को मैंने अभी कहा कि उनमें म्यूटेशन करवाते हैं। म्यूटेशन किसके द्वारा करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं उनमें जो दो प्रकार के म्यूटेशन होते हैं, एक तो केमिकल होते हैं, एक क्या होते हैं, एक होते हैं भौतिक अक्ष विकिरणें वगैरह। अब उनमें क्या करते हैं दोस्तों, प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, उन बीजों को पहले क्या करेंगे, बीजों को पहले उत्परिवर्तित जन से क्या करेंगे, बीजों को पहले क्या करेंगे, उत्परिवर्तित जन से क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। इसके बाद में प्रथम वर्ष में उगाए, प्रथम वर्ष में उगाने के बाद में क्या करते हैं, जो उनमें से प्रथम वर्ष में जो बीज प्राप्त हुए उनमें से जो बढ़िया बीज था उसका क्या करेंगे, चूज करेंगे और उनको किस में उगाएंगे, एकल पादप संततियों में उगाएंगे। इसके बाद में क्या करते हैं, इनमें से वापस उत्कृष्ट लक्षण वाले क्या करेंगे, चयन करेंगे और उनको किस में उगाएंगे, एकल पादप संतति के रूप में उगाते हैं। फिर इसके बाद में है कि जो बढ़िया उत्कृष्ट होंगे फिर उनको क्या करेंगे, इकट्ठे करेंगे और किस में उगाएंगे, एकल पादप संततियों में उगाएंगे। फिर इसके बाद में उपज का परीक्षण करते हैं, गुणवत्ता और रोधिता का जो अपनी जो क्वालिटी है उसका क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने के बाद में समन्वित उपज परीक्षण की उपज किस प्रकार से हो रही है उसमें उसका परीक्षण करेंगे। और जो नई किस्म तैयार हो गई इस प्रकार जो म्यूटेशन करके उसका क्या कर लेंगे, उसके बीजों का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लेक्शन कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये क्या है दोस्तों, म्यूटेशन ब्रीडिंग की मेथड है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड जो क्रॉप्स होती है उनमें यूज में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधों में से एक विभेद के परागणों को दूसरे पुष्प के परागणों पर स्थानांतरित करना और संतति प्राप्त करना। क्या होता है, दो भिन्न जीन प्रारूप वाले पौधे हैं। अब एक के जो परागण है दूसरे पर स्थानांतरित करके इस प्रक्रिया से जो सीड प्रोडक्शन करके जो किस्म तैयार करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये आधुनिक और बेस्ट क्या है मेथड है सस्य सुधार के लिए। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, संकर बीज उत्पादन करना और आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करना। ये दो प्रकार से होते हैं, एक तो इंटरवेरिएशन होता है, एक डिस्टेंट होता है। एक ही जाति की किस्मों के बीच में करते हैं तो अंतर प्रभेदी होता है, और इसके बाद में होता है दो भिन्न प्रजातियों के मध्य करवाए तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद में इसके टेक्निक्स, मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बढ़िया जो उत्कृष्ट लक्षणों वाले जो पेरेंट्स है उनका चूज करते हैं, जिनमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। उनका चूज कर लिया, चूज करने के बाद में क्या करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ पेरेंट्स, जो जनक चूज करते हैं उनमें क्या करते हैं, इवोल्यूशन करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं कि बढ़िया है कि नहीं है। इसके बाद में है इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन में क्या होते हैं, पौधे के पुंकेसर भाग को हटाते हैं, स्त्री कैंसर को बिना हानि पहुंचाए हुए। इसके बाद में इसको हटाने के बाद में क्या कर देते हैं, बैगिंग, क्या कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं, मतलब थैली से बांध देते हैं। इसके बाद में टैग लगाते हैं, टैग में विपुंसन की तिथि लगाते हैं और जो परागण की तिथि लिखते हैं, और इसके बाद में जनकों का नाम लिखते हैं, मादा और नर जन का नाम। इसके बाद में पॉलिनेशन, इनमें क्या करवाते हैं, पॉलिनेशन करवाते हैं। पॉलिनेशन के बाद में क्या करते हैं, जो F1 बीज प्राप्त होते हैं, जो F1 बीज प्राप्त होते हैं उनको एकत्र करते हैं और क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं बाय ब्रीडिंग के मेथड के द्वारा। ये क्या है दोस्तों, संकरण की तकनीक है। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों 15वीं टॉपिक की ओर। 15वां है आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट। आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट का मतलब अगर सीधा सा देख तो आइडिया, किसी भी पौधा है, कोई भी पौधा है उसकी परफॉर्मेंस का क्या लगाना, आइडिया लगाना, और इसमें क्या करना, बढ़िया लक्षणों के लिए बढ़िया पौधे तैयार करना। अब देखिए दोस्तों, ये आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट था, डोनाल्ड ने दिया 1968 में, और कौन सी क्रॉप में दिया था, व्हीट में दिया था 1986 में आइडियो टाइप कॉन्सेप्ट की खोज की थी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ऐसा पादप प्रारूप जिसके परफॉर्मेंस का दिए गए वातावरण में पूर्वानुमान लगा ले,
मतलब जो वातावरण है उसमें उसकी परफॉर्मेंस का पहले क्या लगा ले, पूर्वानुमान लगा ले, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है मुख्यतः। कितना, पहला है आइसोलेशन आइडियोटाइप, पौधों को अलग अलग पर्याप्त दूरी पर उगाना ही क्या कहलाता है, विलगन आदर्श प्रारूप। इसके बाद में है कंपेटिटिव आइडियोटाइप, इसमें क्या होता है, विभिन्न जीन प्रारूपों को कैसे उगाते हैं, मिश्रण में उगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रतियोगी आदर्श प्रारूप। इसके बाद में है दोस्तों क्रॉप आइडियोटाइप। क्रॉप आइडियोटाइप में क्या करते हैं, एक ही जीन प्रारूप वाले विभिन्न पौधों को क्या करते हैं, सघनता के साथ उगाते हैं। इसके बाद में है इकोनॉमिक यील्ड। इकोनॉमिक यील्ड में क्या होता है, आर्थिक उपज। किसी फसल के जिस भाग को क्या लेते हैं, उपयोग में लेते हैं, उस भाग को क्या बोलते हैं, आर्थिक उपज बोलते हैं। उस भाग को क्या बोलते हैं, आर्थिक उपज बोलते हैं। इसके बाद में दोस्तों जो आर्थिक उपज होती है, एक तो प्रतिस्पर्धा पर निर्भर करती है, एक इस पर निर्भर करेगी दोस्तों प्रतिस्पर्धा का उपज पर प्रभाव, जो कंपटीशन होता है उनमें, उस पर क्या करेगी, निर्भर करेगी। इसके बाद में है फसल के अकॉर्डिंग लक्षण। जैसे आपको पूछ ले कि जो चना है, चने में क्या बताइए आप, उत्कृष्ट जो आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट है वो बताइए। अब देखिए दोस्तों, पहले एक बार अपन कॉमन लक्षण है वो देख लेते हैं। छोटा व मजबूत तना। छोटा व मजबूत तना आइडियोटाइप कॉन्सेप्ट में होगा। इसमें क्या होता है, छोटा और मजबूत तना होगा तो उसमें क्या होगा, लोडिंग मतलब गिरने का खतरा नहीं होगा, हवा वगैरह में गिरने का खतरा नहीं होगा और नुकसान कम होगा। सीधी और ऊर्ध्वाधर क्या होनी चाहिए, पत्तियां होनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक दूसरे पर छाया नहीं पड़ेगी, प्रकाश आसानी से उपलब्ध होगा। बालियां कैसी होनी चाहिए, बड़ी। बालियां क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, जिससे दानों की उपज क्या हो, अधिक हो। ऊर्ध्वाधर बालियां होनी चाहिए तो उनको प्रकाश अधिक प्रकार से मिल सके, संश्लेषण अच्छी प्रकार से हो सके। जो सफल किस्में होती है दोस्तों, उनमें क्या होती है, बाली क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है। कैसी होती है, बाली ऊर्ध्वाधर होती है और उनमें क्या होता है, प्रोडक्शन भी क्या होता है, यील्ड भी क्या होती है, अधिक होती है। इसके बाद में अदर लक्षण। अदर लक्षण क्या क्या होते हैं, अदर लक्षण होते हैं दोस्तों, जल्दी फूल आना, तनों में अधिक शर्करा और दानों में स्थानांतरण। अब दोस्तों देखते हैं कि जो आइडियोटाइप लक्षण की बात कर रहे हैं, ये सभी बात कर रहे हैं, तो ये कर क्यों रहे हैं दोस्तों। आइडियोटाइप का होता है कि एक कोई प्लांट है, गेहूं है, गेहूं में क्या होते हैं, उसके आदर्श लक्षण क्या क्या है, कि कौन से लक्षण हो तब उसमें उपज क्या हो, अधिक हो। कौन से लक्षण उसमें होने चाहिए जिससे क्या हो, उपज अधिक हो और उसमें अपने को प्रोडक्शन अधिक मिले और अच्छी गुणवत्ता का मिले। ऐसे कौन से लक्षण है, तो ये लक्षण मैंने कॉमन बता दिए। इसके बाद में आप भी देख सकते हो कि कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। पौधे में बालियों की संख्या अधिक होनी चाहिए और उसमें के पौधे का आकार होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, उससे क्या हो जाता है, गिर जाता है। और जो चना है, चने में मान लो फलियों की संख्या अधिक होनी चाहिए, फलियों में दानों की संख्या अधिक होनी चाहिए। तो ये क्या है, एक पौधा होता है उसके आदर्श लक्षण होते हैं। अब ऐसे पूछ लेगा चारे वाली फसलों में, चारे वाली फसलों में उनकी लंबाई क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, पत्तियां अधिक निकलनी चाहिए और वो क्या होनी चाहिए, उनकी जो गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, वो अधिक होनी चाहिए। उनमें जो पशुओं के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो अधिक होने चाहिए। तो ये क्या होते हैं, किसी पौधे के क्या होते हैं, आदर्श लक्षण। इनके लिए अपन क्या कराते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, प्रजनन करवाते हैं और आदर्श लक्षण प्राप्त करते हैं। यही अपना टॉपिक 15वां पूछ रहा है। इसके बाद में लक्षणों की बात कर ली। अब इन लक्षणों के लिए अपने को ब्रीडिंग करवानी पड़े, तो ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, ब्रीडिंग के मेथड तो अपन ने पहले पढ़ लिए, पर आइडियोटाइप के लिए ब्रीडिंग कैसे करवाते हैं। विभिन्न लक्षणों में पूर्व निर्धारित स्तरों तक परिवर्तन करके क्या करते हैं, क्रॉप यील्ड को सुधारा जा सकता है। मतलब अपन क्या करते हैं, लक्षणों का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे और उनमें क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, मतलब बढ़िया परिवर्तन करेंगे और उससे क्या हो जाता है दोस्तों, क्रॉप की जो यील्ड है उसमें क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अब जो आइडियोटाइप की जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स क्या क्या है। पहले तो आदर्श प्रारूप का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे कि कौन से पौधे के लिए कौन से आदर्श प्रारूप है। कि जैसे चारे वाली फसलें हैं, चारे में लंबाई अधिक होनी चाहिए उनकी, उनमें जो पत्तियां वगैरह है वो अधिक होनी चाहिए, उनमें पौष्टिक तत्व होने चाहिए। इसके बाद में ये सभी उसके क्या हो जाएंगे, आदर्श प्रारूप हो जाएंगे। इनका क्या करेंगे, सबसे पहले निर्धारण कर लिए पहली स्टेप में।
दूसरी स्टेप में क्या करेंगे, लक्षणों के लिए पर्याप्त आनुवंशिक विविधता, मतलब जो फसल है चारे की फसल है, जैसे मान लो रिंज का है, रिंज के में क्या होनी चाहिए, बढ़िया पौधे भी होनी चाहिए, नॉर्मल लेवल के भी होनी चाहिए, लो लेवल के भी होनी चाहिए, मतलब विविधता होगी तभी अपन क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो उसमें जो उत्कृष्ट पौधे हैं उनको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उत्कृष्ट पौधे विविधता वाले में क्या करते हैं, पहले विविधता उत्पन्न करेंगे, उसमें विविधता उत्पन्न हो जाएगी, विविधता के बाद में लक्षणों के लिए वांछनीय स्तर वाले जो बढ़िया पौधे हैं उनका क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे, बढ़िया लाइनों को क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद में इनमें क्या करेंगे, इनको अलग से उगाएंगे, अलग से उगाने के बाद में इनमें दोबारा से मूल्यांकन करेंगे, दोबारा से मूल्यांकन करने के बाद में जो बढ़िया लाइनें मिलती है उनसे क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रकार से क्या करते हैं, आइडियो टाइप ब्रीडिंग करते हैं दोस्तों। ये अपना 15वां टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है जलवायु परिवर्तन से प्रतिरोधी किस्में विकसित करना, क्रॉप रेसिलेंट क्रॉप वेराइटीज फॉर फ्यूचर के लिए क्रॉप जो जलवायु परिवर्तन। अब आप सभी को पता है कि आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। उन जलवायु परिवर्तनों के कारण क्या हो रही है, क्रॉप ढंग से डेवलप ही नहीं हो पाती। क्रॉप अलग प्रकार की जलवायु में अनुकूल थी और जलवायु चेंजेस हो रहा है तो क्या होगी, जो क्रॉप है अपनी वो क्या नहीं होगी, अच्छे प्रकार से डेवलप नहीं होगी। तो अपने को ऐसी क्रॉप्स का या ऐसी वेराइटीज का डेवलप करना जो क्या हो, ये जलवायु के जो परिवर्तन होते हैं इनका उन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़े, ऐसी क्रॉप्स वेराइटीज का डेवलप करना इस टॉपिक में अपने को पूछा गया है कि जलवायु और जलवायु परिवर्तन और जो किस्में हैं उनमें क्या संबंध पाया जाता है। तो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके लिए जो किस्में तैयार करते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रॉप रेसिलेंट वेराइटीज। क्या बोलते हैं, क्रॉप रेसिलेंट वेराइटीज या क्लाइमेट रेसिलेंट वेराइटीज। मतलब जो क्लाइमेट होती है उसके परिवर्तन के लिए जो क्रॉप वेराइटीज होती है वो, कि मतलब इसमें डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो आप कि जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसके प्रति प्रतिरोधी जो किस्में तैयार करते हैं वो क्या होती है, क्रॉप रेसिलेंट वेराइटीज होती है। अब इसके बाद में है दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में जलवायु परिवर्तन और कृषि, मतलब जलवायु परिवर्तन और जो कृषि है उसमें क्या संबंध है, कैसे उन पर प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में क्या होता है दोस्तों, जलवायु परिवर्तन एक कृषि के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। कैसे हैं, जो परिवर्तित तापमान हो रहा है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसको जो क्रॉप्स है वो सहन नहीं कर सकती। वर्षा असमय पर हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही। इसके बाद में है दोस्तों गर्म और ठंडी हवाएं होती है, बाढ़ बढ़ रही है। तो इनमें अपन जो क्रॉप्स हैं उनको डेवलप कैसे करें। CO2 और ओजोन का प्रभाव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनका प्रभाव किस पर पड़ता है, जो ये परिवर्तित तापमान हो रहा है और जो वर्षा होती है, गर्म ठंडी हवाएं हो रही है और CO2 और ओजोन हो रहा है, इनके द्वारा क्या किस पर पड़ रहा है, क्रॉप्स पर पड़ रहा है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पर, लाइव स्टॉक पर, पोल्ट्री पर और फिशरीज पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद में है दोस्तों जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है, एक तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना भी है। तो पहला तो हो गया जलवायु परिवर्तन और कृषि। इसमें क्या पूछेगा आपको कि जो जलवायु परिवर्तन और जो कृषि है या क्रॉप रेसिलेंट क्लाइमेट रेसिलेंट क्रॉप वेराइटीज है ये क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। इसके बाद में है मौसम विषमताओं का, जो मौसम में विषमताएं आती है इनका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जलवायु पर प्रभाव पड़ता है कि तापमान में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है। और क्या हो जाती है, जल उपलब्धता में परिवर्तन। क्या हो जाता है, जल की उपलब्धता में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वर्षा में विविधता और बारिश के दिनों की संख्या में परिवर्तन भी हो जाता है। कभी तो पहले आ जाती है, कभी बाद में वर्षा आ जाती है। मौसम में विषमताएं हो रही है। इसके बाद में है इनके लिए किस्मों की वेराइटीज विकसित करना। मेन तो काम क्या है, जो जलवायु परिवर्तन हो रही है इसके लिए क्या करना, किस्मों की वेराइटीज तैयार करना। कुछ वेराइटीज तैयार भी हो रही है और कुछ को कर भी दिया गया है। जैसे ड्रॉप्ट रेसिस्टेंट बाजरा की क्या है, HHB 67, गेहूं की क्या है, राज 3077, चिकपी की क्या है, प्रताप चना फर्स्ट GNG 663 और क्यूमिन की क्या है, GC4। इसके बाद में ठंड सहनशील में क्या आ जाएगी, सरसों में RGN 73। इसके बाद में क्यूमिन की RZ 209। इसके बाद में है राजस्थान में लेट मानसून आता है, उसके प्रति सहनशील क्या आ जाएगी, चिकपी या बीजे
चिकपी या विजय, चिकपी की क्या हो जाएगी, विजय की सम हो जाएगी। अब दोस्तों अपन चलते हैं आगे की और नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, ओल्ड पेपर। क्या है, ओल्ड पेपर अपने को देखना था कि ओल्ड पेपर में अपन जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन अपने को पूछा गया था कि गुणसूत्र लिखिए, लेंटिल की उत्पत्ति के अंदर लिखिए और इसका वितरण की कौन कौन से एरियाज में ये ज्यादा होती है। इसके बाद में प्रजनन उद्देश्य लिखिए। दोस्तों ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, वितरण की कहाँ कहाँ कौन कौन से इलाके में ये पाई जाती है। इसके बाद में उत्पत्ति के अंदर क्या है, इसका गुणसूत्र क्या है, ये सब ये पढ़ रखा है लेंटिल का। इसके बाद में है चने। चने में प्रोडक्शन कम होता है भारत में, क्यों होता है, ये सिंचाई, कीट, रोगों आदि के द्वारा क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। एक उगता रोग होता है, इस कारण इसका क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता है। और इसमें पेडिग्री मेथड के द्वारा डिटेल से समझाइए। पेडिग्री मेथड से डिटेल से कैसे समझाएंगे दोस्तों, पेडिग्री मेथड जो था उसको क्या करना है, जो वंशावली विधि थी उसको क्या करना है, डिटेल से पूरी डायग्राम बना के पूरा समझाना है चने के अकॉर्डिंग, कि चने के जो दो जनक है वो उनका क्या करते हैं, चयन करते हैं और बाकी आगे क्या करते हैं, सीड प्रोडक्शन की मेथड अपनाते हैं और किस्म का क्या करते हैं, तैयार करते हैं। पेडिग्री मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है, समझाना है। बैक्रॉस। बैक्रॉस में क्या होता है, गेहूं में जीन स्थानांतरण करते हैं। बैक्रॉस से क्या करते हैं, गेहूं में जीन स्थानांतरण। बैक्रॉस मेथड मैंने समझा दिया, गेहूं के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है, बैक्रॉस मेथड की पूरी सारणी को समझाना है, डेफिनेशन वगैरह बता देना। टीपीएस तकनीक क्या है, इसके लाभ पढ़ेंगे। टीपीएस तकनीक पढ़ेंगे, ये आलू में पाई जाती है। इसके बाद में है अरहर में ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, फलियां वगैरह अधिक बढ़ना, ये रोग कीट वगैरह सब कुछ लिख देना। इसके बाद में इसमें ब्रीडिंग मेथड कौन कौन से अपनाए जाते हैं और थोड़ी वेराइटीज भी लिख देना जो चार्ट में मैंने बताई थी। गन्ना। गन्ना में उद्देश्य क्या है, गन्ना में उद्देश्य क्या है, मतलब ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो आप बता सकते हो। इसके बाद में ब्रीडिंग मेथड, ये सब मैंने बता दी। यू ट्राइंगल ऑफ मस्टर्ड, ये मैं बता दूंगा अभी। ओरिजिन ऑफ व्हीट, ये भी बताना है। साइटोप्लाज्मिक और मेल स्टेरिलिटी और जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में अंतर आया हुआ है, ये तो आसानी से मिल जाएगा आपको, पहले भी रखा है ये अपने। क्वालिटेटिव ट्रेड्स और क्वांटिटेटिव ट्रेड्स में क्या करना है, डिफरेंट देखना है। एसएसडी मेथड क्या होता है, देखिए दोस्तों सबसे पहले है टीपीएस। टीपीएस क्या होता है दोस्तों, ये जो टीपीएस विधि है ये किसने, ये तकनीक है टीपीएस तकनीक, ये 1957 में रामानुज द्वारा विकसित की गई। कहाँ पर, सीपीआरआई शिमला में, सीपीआरआई शिमला में, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, टीपीएस है एक आलू में बीज उत्पादन की तकनीक। क्या है, आलू में बीज उत्पादन तकनीक की बीज उत्पादन की तकनीक है, वो भी कैसे, विषाणु रहित बीज उत्पन्न करने की क्या है, तकनीक है। देखिए दोस्तों पौध उगाने के लिए सबसे पहले किसमें बोते हैं, नर्सरी में बोते हैं, जिसे बाद में ठीक किसमें करते हैं, क्यारियों में ट्रांसफर। मतलब जो टीपीएस तकनीक में पहले क्या करते हैं, पौध उगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, नर्सरी में बोएंगे। नर्सरी में बोने के बाद में क्या करते हैं, उनको क्यारी में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रथम वर्ष में क्या करते हैं, नर्सरी में कंदों का उत्पादन करते हैं। प्रथम वर्ष में क्या करेंगे, कंदों का उत्पादन करेंगे, उन्हें कोल्ड स्टोर वगैरह में रख देंगे। अगले वर्ष में क्या कर देंगे, अगले वर्ष में क्या करेंगे दोस्तों, रोपण कर देंगे उसका और फिर बीज उत्पादन कर लेंगे। इसमें क्या है, बीज दर कितनी लेते हैं, 50 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, रोग मुक्त व विषाणु मुक्त बीज का उत्पादन करना, नए क्षेत्रों में रोगों की रोकथाम करना, भंडारण की कम जगह होती है, कंड को स्टोर करने के लिए ज्यादा जगह की होती है और बीजों को स्टोर करने के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। बीजों में जो विषाणु का प्रवेश है वो कम होता है और जो कंदों में होता है वो ज्यादा होता है। ये टीपीएस टेक्निक हो गई और इसके लाभ हो गए। इसके बाद में है दोस्तों यू ट्राइंगल। यू ट्राइंगल को समझिए पहले। यू ट्राइंगल मतलब एक त्रिभुज होता है, मेनली क्या है, त्रिभुज। दोस्तों इसको ध्यान से समझना, समझ में नहीं आएगा वरना। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप 3 वेराइटीज को ध्यान में रखो। सबसे पहले है ब्राइस नाइग्रा। क्या है, ब्राइस नाइग्रा। ऐसे मान लो कि पहले मैंने 3 ही वेराइटीज लिखाई है, पहले 3 ही वेराइटी लिखाई है, ब्रेसिका ओलेरेसिया, ब्रेसिका राका, 3 वेराइटी। सबसे पहले आपको त्रिभुज बना देना है। त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज के बाद में सबसे पहले ऊपरी ऊपर क्या लिखोगे, ब्रेसिका नाइग्रा। पहले क्या लिखोगे, ब्रेसिका नाइग्रा, इसके बाद में ब्रेसिका ओलेरेसिया और फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्रेसिका रापा। क्या हो जाएगा, ब्रेसिका रापा। NOR के नाम से इसको याद कर सकते हो। कैसे, नाइग्रा, ओलेरेसिया और रापा।
सही। पहला क्या हो जाएगा, त्रिभुज में अपने को क्या लिखना है, NOR, क्या है, NOR। और अगर इनके गुणसूत्र याद करो तो 8 9 10 क्या हो जाएंगे, 8 9 10। सही। ये तीनों ही क्या है, डिप्लॉइड, क्या है, तीनों ही क्या है, डिप्लॉइड। अब सबसे पहले तो आप डायग्राम अभी बना लो, इसको साथ साथ बनाते रहो। ठीक है, अब पहले तो क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल में 3 वेराइटीज आ जाएगी, ब्रेसिका नाइग्रा आएगी, फिर इसके बाद में ओलेरेशिया आ गई, इसके बाद में रापा आ गई। कितने हैं गुणसूत्र, 8 9 10 हो गए। सही, तीनों हो गई। सही। अब दोस्तों 3 में ट्राइंगल बन गया। सही। ट्राइंगल बनने के बाद में अपने को इनमें गुणसूत्र भी लिख दिया, ये डिप्लॉइड है, ये चीज भी इनमें मेंशन कर दी। अब इसके बाद में है दोस्तों, एक तो ब्रेसिका नाइग्रा है और ये ब्रेसिका ओलेरेशिया है। इसमें क्या करवाते हैं, प्रकृति के द्वारा अपने आप ही क्या होता है, इसमें क्या करवाते हैं, इसमें क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस करवाने के बाद में क्या होता है दोस्तों, इनके दोनों के क्रॉस से क्या बनती है, ब्रेसिका कैरिनाटा, क्या बनती है, ब्रेसिका कैरिनाटा बनेगी, जिनमें इनके एन वाले गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 9 होते हैं 17। तो इसमें क्या हो जाएंगे, 17 क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र हो जाएंगे। और ये भी डिप्लॉइड थी, ये भी डिप्लॉइड थी, तो क्या बन गई, ये बन गई टेट्राप्लॉइड। क्या बन गई, टेट्राप्लॉइड। गुणसूत्र कितने हो गए, 17 हो गए। दोनों में क्रॉस करवाने के बाद में, मतलब इसमें नाइग्रा और ओलेरेशिया में क्रॉस करवाने के बाद में क्या बनी, कैरिनाटा बनी। इसके बाद में है ओलेरेशिया और रापा में करवाएंगे, इससे क्या बनेगी, ब्रेसिकिया नेपस। क्या, ब्रेसिका नेपस। इसमें गुणसूत्र कितने आ जाएंगे, 9 10 प्लस 19, कितने आ जाएंगे, 19 आ जाएंगे। इसके बाद में इनके बीच में ये भी क्या होगी, टेट्राप्लॉइड होगी। इसके बाद में ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका रापा में करवाएंगे, ब्रेसिका जूनसिया बनेगी। इसमें कितने हो जाएंगे, 8 प्लस 10 18 क्या हो जाएंगे, गुणसूत्र हो जाएंगे। और क्या हो जाएगी, टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। CNG, CNG के नाम से क्या याद करना है, CNG भी कर सकते हो। CNG के नाम से आपको क्या करना है, इनको याद करना है। क्या याद करना है, CNG के नाम से इनको याद करना है। सबसे पहले तो क्या है, नॉर्मल जो 3 स्पीसीज थी, अपनी 3 स्पीसीज डिप्लॉइड थी, गुणसूत्र 8 9 10 थे। और NOR नाइग्रा, ओलेरेशिया और रापा। सही। इनके बीच में क्या है, एक संबंध पाया जाता है। पहले इनकी डेफिनेशन देख लो एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। ब्रेसिका के सदस्यों के मध्य क्या है, विकास है और संबंधों के बारे में क्या है, ये सिद्धांत है। किसने दिया था ये, वू जंग चून ने। क्या है, जापानी क्या है, कृषि वैज्ञानिक है, बोटनिस्ट है। अब इसके बाद में है दोस्तों कि मैंने क्या बताया कि पहले 3 वेराइटीज आ गई। 3 में क्या होगा, क्रॉस होगा, पहले A में और B में हो गया, इसके बाद में B और C में हो गया, C और D में हो गया। इनमें क्या हो गया, क्रॉस हो गया। इनको किससे याद करोगे, NOR से करोगे, CNG से करोगे। यही क्या है दोस्तों, यू ट्राइंगल ऑफ मस्टर्ड। अब इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है ओरिजिन ऑफ व्हीट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, ओरिजिन व्हीट सबसे पहले, मतलब इनको स्टेप को याद करोगे और समझोगे तभी ये स्टेप्स याद होगी। बहुत ज्यादा स्टेप है इसमें सॉरी दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या थी, ट्रिटिकम बोइटिकम। क्या थी, ट्रिटिकम बोइटिकम क्या थी, एक वाइल्ड स्पीसीज थी। इसको किस नाम से जानते हैं, वाइल्ड इनकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में इसमें क्या हुआ, नेचर के द्वारा सिलेक्शन हुआ और म्यूटेशन हुआ, उत्परिवर्तन हुआ। इस स्पीसीज में क्या हुआ, नेचर के द्वारा क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, जिससे कौन सी वेराइटी में चेंज हो गई, ये चेंज हो गई ट्रिटिकम मोनोकोकम। इसमें ट्रिटिकम मोनोकोकम में। और इसको क्या बोले, इनकॉर्न व्हीट। इनकॉर्न व्हीट को बोले क्योंकि ये इनकॉर्न, वाइल्ड इनकॉर्न स्पीसीज से क्या बनी थी, इनकॉर्न व्हीट बना था। ट्रिटिकम मोनोकम बनी। प्रथम बार क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और क्या हुआ, नेचुरल म्यूटेशन हुआ। इसके बाद में दोस्तों इसमें इनकॉर्न व्हीट बन गया। इसके बाद में क्या हुआ, इसमें ये क्या थी, कल्टीवेटेड स्पीसीज थी। क्या थी, कल्टीवेटेड स्पीसीज थी। और ये क्या थी, डिप्लॉइड। क्या थी, डिप्लॉइड। ये भी क्या थी, डिप्लॉइड। और इसमें जीनोम क्या थे, जीनोम थे दोस्तों AA, क्या थे, कैपिटल AA। इसके बाद में दोबारा इनमें क्या हुआ, क्रॉस करवाया, मतलब क्रॉस हुआ, इनका नेचर के द्वारा ही क्रॉस हुआ।
क्रॉस किसके द्वारा हुआ? बहुत सारे वैज्ञानिक तो अभी तक इस जो स्पीशीज है जिससे क्रॉस हुआ था उसको अभी तक नहीं पहचान पाए हैं। कुछ इसका अनुमान लगाते हैं एजिलोप्स स्टरलाइट्स के द्वारा। किसके द्वारा क्रॉस हुआ? एजिलोप्स स्टरलाइट्स के द्वारा। और डिप्लॉइड क्या बना? डिप्लॉइड स्पीशीज बनी और इसका क्या था? जीनोम था कैपिटल बी। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों? इसके बाद में इनके क्रॉस के बाद में F1PD प्राप्त होती है। F1PD में क्या प्राप्त होता है दोस्तों? F1PD जो इसकी प्राप्त होती है वो स्टेराइल, मतलब सीड नहीं बना सकते, ऐसी प्राप्त होगी। 2n बराबर 14 होंगे, वही क्या होगी? डिप्लॉइड। और F1 में एक तो इससे आ जाएगा, मतलब इस ट्रिटिकम मोनोकोकम का अननोन के साथ हुआ तो एक तो इसका आ जाएगा और 20 का आ जाएगा, मतलब क्या हो गए? जीनोम क्या हो गए? कैपिटल ए कैपिटल बी। इसके बाद में दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या हुआ? आगे इसमें होता है नेचुरल क्रोमोसोमल डबलिंग, मतलब जो इसके क्रोमोसोम थे ये नेचर के द्वारा क्या हो गए? डबल हो गए। डबल कैसे? ए मतलब क्या था? ए बी था तो ए बी बी हो जाएगा। और 2n क्या होता है? इसमें क्या था? 2n 28 था, मतलब 14 था, उसमें डबल होने के बाद में 28 हो गया। और इसमें क्या हो गया? जीनोम क्या हो गए? ए और बी हो गए। इसके बाद में ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है, ट्रिटिकम टर्जिटम, मतलब इसके बाद में ये किस में चेंज हो गई? ट्रिटिकम टर्जिटम में चेंज हो गई। डबल होने के बाद में किस में चेंज हो गई थी? ये डबल जो स्पीशीज हुई इसको किस नाम से जाना जाता है? ट्रिटिकम टर्जिटम। इसमें क्या हुआ? कंटिन्यूअस इसका कल्टीवेटेड स्पीशीज थी, इसका कंटिन्यूअस क्या लगातार कल्टीवेशन करते गए। इसके बाद में ट्रिटिकम ड्यूरम में चेंज हुई। ये किस में चेंज हुई? ट्रिटिकम ड्यूरम में चेंज हुई। इसका ट्रिटिकम टॉसिंग के द्वारा, नाम अजीब से हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। ट्रिटिकम टॉसिंग के द्वारा क्या हुआ? इसमें क्रॉस हुआ। 2n कितने थे? इसमें 28 थे। 2n कितने थे? 28 थे। इसमें जो इन दोनों के क्रॉस के बाद में F1 जो PD प्राप्त हुई, इसमें ट्रिप्लॉइड प्राप्त हुई। इसके जीनोम क्या थे? ABD। क्या थे? ABD। 2n कितने थे? 21। ट्रिप्लॉइड थी, स्ट्राइल थी। क्या थी? स्ट्राइल थी। इसके बाद में इनमें नेचुरल क्रोमोसोमल वही हुआ। क्या हुआ? नेचुरल क्रोमोसोमल डबलिंग हुआ। और इसके बाद में ट्रिटिकम एस्टिवम में चेंज हुआ। और इसके जो जीनोम है, जो अपने एक्जाप्लॉइड जो गेहूं पाए जाते हैं, इनमें जीनोम क्या पाए जाते हैं? ABBDD। ये क्या है? क्रोमोसोमल है। 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड जो गेहूं थे, अपने जो गेहूं थे, इसका ओरिजिन इस प्रकार से हुआ। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। आगे है SSD पद्धति। SSD पद्धति में क्या होता है? वो एक सीड प्रोडक्शन की टेक्निक मान लो आप। इसमें क्या होता है दोस्तों? जो SSD पद्धति है, इसमें जो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? प्रत्येक पौधे से एक बीज लेते हैं। प्रत्येक पौधे से एक बीज लेंगे, बढ़िया। और उसके बाद में उसको क्या करेंगे? अगली पीढ़ी बनाए रखने के लिए बीजों को क्या करते हैं? संयोजित करके संकर आबादी को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। मतलब एक पौधे से एक बीज को लेकर क्या करते हैं? उनको उगाते जाते हैं। और जो संकर की आबादी है उसको क्या करते हैं? संकर बीज की है वो बढ़ाते रहते हैं। ये क्रिया गेहूं में भी की जाती है। अब दोस्तों चलते हैं आगे की ओर। इसमें एक बार देख लेते हैं यह प्रक्रिया F5 तक क्या होती रहती है। F5 तक करवाते हैं कि एक बीज ले लिया और उसको आगे उगाते गए और संकर बीज की आबादी को बढ़ाते रहे। इसके बाद में है जो इसमें जो जीनोटाइप होता है वो समरूपता तक पहुंच जाता है। अनिवार्य रूप से किस तक पहुंच जाता है? समरूपता तक। ओनली डेफिनेशन याद रखिए, डेफिनेशन आई थी। क्वालिटेटिव ट्रेट से मतलब गुणात्मक लक्षण और क्या मात्रात्मक लक्षण। दोस्तों पहले है क्वालिटेटिव, गुणात्मक लक्षण। गुणात्मक लक्षण में क्या होते हैं? क्वालिटी को शो करता है। क्या किसको शो करता है? क्वालिटेटिव शो को। दोस्तों जो बाहर से आवाज आ रही है उसको एक बार इग्नोर करना, क्योंकि ये आवाज अपन रोक भी नहीं सकते, बाहर कुछ काम चल रहा है। अब इसमें क्या है दोस्तों? क्वालिटेटिव ट्रेड्स। क्वालिटेटिव ट्रेड्स किसको? क्वालिटी को शो करता है। इसके बाद में क्वांटिटेटिव शो, मतलब क्वांटिटी को क्या करता है? शो करता है। ये जो क्वालिटेटिव ट्रेड्स है, गुणात्मक लक्षण होते हैं, वो एक जीन के द्वारा क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। इसमें बहुत सारे जीनों के द्वारा क्या होते हैं? कंट्रोल होते हैं। इसके बाद में है पर्यावरण का प्रभाव कम पड़ता है। इसके बाद में पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है? ज्यादा पड़ता है इसमें।
अब इसके बाद में देखिए दोस्तों, इनको गुणों के आधार पर दो या दो से अधिक समूह में जो गुणात्मक लक्षण होते हैं उनको दो या दो से अधिक समूह में बांट सकते हैं, और इनको दो या दो से अधिक समूह में नहीं बांट सकते मात्रात्मक लक्षण को। ये क्या है, असतत, इसमें जो असतत विविधता है वो उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है, असतत विविधता इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। इसमें सतत विविधता, कंटिन्यूअस बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद में है दोस्तों, इसमें मेजर जीन की उपस्थिति होती है और इसमें माइनर जीन की क्या होती है, उपस्थित होती है। इसके बाद में है दोस्तों, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या है, म्यूटेशन का प्रयोग फसल सुधार में कैसे किया जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग का बता दिया मैंने, म्यूटेशन का टाइप भी बता दिए, और फसल सुधार में कैसे उपयोग किया जाता है वो सारणी वगैरह लिख के आनी है आपको, वो बताई दूं। अब इसके बाद में है आदर्श पौधा और पर्यावरण अनुकूल, मतलब 15वें 16वें टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद में गेहूं की प्रजातियां बताइए, प्रजातियां मैंने बता दी थी, क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में दोस्तों गुणसूत्र बताने हैं, जीनोम बताने हैं, जीनोम अभी बता दिए थे ओरिजिन में। इसके बाद में पेडिग्री मेथड को डिटेल से समझाना है, पेडिग्री मेथड को बना के आना है, जो सारणी है वो गेहूं के अकॉर्डिंग। इसके बाद में है ब्रेसिका, जो सरसों है, सरसों से क्वेश्चन आ रखा है कि उनके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव लिखिए, ब्रीडिंग मेथड वगैरह वो सब आ रखे हैं, तो वो सब लिखना है। और इसके बाद में सूरजमुखी से भी वही क्वेश्चन आ रखा है। इसके बाद में है आलू की फ्लोरल बायोलॉजी, उद्देश्य और मेथड, ये भी मैंने करवा रखा है। सोलेनेसी कुल की फ्लोरल बायोलॉजी आपको लिखनी है। सीड प्रोडक्शन, सीड प्रोडक्शन वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स, इनमें अलग अलग मेथड अभी बताए थे, सेल पोलिनेटेड के अलग बताए थे, क्रॉस के अलग बताए थे, और जो वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड है उसके अलग बताए थे। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल जो रेसिस्टेंट है, इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, जो अंतर होता है वो क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले है वर्टिकल, वो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो जो पीडीएफ है उसमें मिल जाएगा ये जो अंतर है वो, और मैं इसको लिखा भी देता हूं। इधर क्या है वर्टिकल, इधर क्या है वर्टिकल, इधर क्या है हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंट। अब देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा देखिए, जो वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है इसमें क्या होता है, ये एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। जो वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है ये एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, ये कई जीनों के द्वारा। हॉरिजॉन्टल जो रेसिस्टेंस होता है वो कई जीनों के द्वारा होता है, और ये जो होता है वर्टिकल रेसिस्टेंस ये अस्थिर या कम टिकाऊ होता है। जो वर्टिकल रेसिस्टेंस होता है कम टिकाऊ होता है या अस्थिर होता है, ये क्या होता है, स्थिर होता है और टिकाऊ होता है। क्या होता है, स्थिर होता है और टिकाऊ होता है। ये एक जीन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है, ये कई जीनों के द्वारा क्या होते हैं, नियंत्रित होते हैं। इसके बाद में ये जाति विशेष में पाए जाते हैं वर्टिकल, और ये जो हॉरिजॉन्टल है वो सभी जातियों में पाए जाते हैं। ये गुणात्मक होते हैं। वर्टिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, गुणात्मक होता है। ये क्या होता है, मात्रात्मक होता है। ये पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, ये पर्यावरण से प्रभावित होता है। ये आप लिख लेना, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो या जूम करके देख लेना। इसके बाद में है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है। अपने वर्ल्ड पेपर्स की बात कर ली, इसके पहले अपन ने कॉमन पॉइंट से वो बात कर ली, सिलेबस की बात कर ली, संपूर्ण चर्चा कर ली। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और क्लास को क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास क्या करनी है, शेयर करनी है। और जिसको भी PDF चाहिए वो PDF के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।